मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, केटी ने दृढ़ता से कहा। उसके मुक्कों की गूंज आंगन में गूंज रही थी, जबकि लकड़ी की कठपुतलियां उसे चिढ़ाती रहीं। मांस और लकड़ी के टकराने की आवाज उसके चारों ओर गूंज उठी, लेकिन वह विचलित नहीं हुई। अरे, अब तक तो तुम्हें समझ ही गया होगा कि ये पुराने जमाने की कठपुतलियां तुम्हारी शक्ति का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। इनसे तुम्हें अपनी ताकत को बेहतर ढंग से समझने में कोई मदद नहीं मिलेगी। पवन ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए विनती की। पहले मेरी बात सुनो, मेरा प्रस्ताव उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोचते हो। इससे तुम्हारे युद्ध कौशल में सुधार भी हो सकता है, उसने आग्रह किया। तुम्हें पहले मुझे हराना होगा, तभी मैं तुम्हारी बात सुनने के बारे में सोचूंगी, केट ने गुस्से से कहा। उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। एक तेज छलांग के साथ उसने खुद को कठपुतली की छाती से सटा लिया और खुद को पवन की ओर धकेल दिया। अचानक हुए इस हमले से घबराकर पवन ने खुद को बचाने के लिए तुरंत बर्फ की ढाल बना ली। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी और केटी की ऊर्जा से भरपूर मुट्ठी ने उसके चेहरे तक पहुंचने से पहले ही जल्दबाजी में बनाई गई बाधा को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह दूर जा गिरा। पवन जमीन पर फिसल गया, जिससे उसके नीचे एक छोटा सा जमा हुआ धब्बा बन गया और उसका फिसलना रुक गया। एक कुशल हरकत से उसने अपने पीछे बर्फ का एक विशाल स्तंभ खड़ा कर दिया और किट को देखते हुए खुद को स्थिर किया। वह शांत भाव से अपने दस्ताने की ओर चली गई और एक पल के लिए भी उसने अपनी निगाहें पवन से नहीं हटाईं। कहीं तुम सच में ऐसा करना तो नहीं चाहते? पवन ने अपनी खून बहती नाक को छूते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि केटी ने मुक्का मारते समय कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बिल्कुल, मैं अथक परिश्रम कर रही हूं और अंततः मैं टियर 3 मेज दायरे तक पहुंच गई हूं। अपने प्रशिक्षण के परिणामों को परखने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि मैं तुम्हारे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ लड़ूं? केट ने युद्ध की मुद्रा में आते हुए उत्तर दिया। अब मुझसे पंगा मत लो केटी। तुमने सिर्फ ये देखने के लिए मेरा चेहरा बिगाड़ दिया कि तुम कितनी सुधर गई हो, पवन ने गुस्से में कहा और अपने हाथ फैला दिए। और बर्फ के तत्वों ने उसके आह्वान पर प्रतिक्रिया दी और उसके चारों ओर घूमने लगे। एक हल्का पारदर्शी बर्फ का कवच बन गया, जिसने उसे आने वाले युद्ध से बचा लिया। बिल्कुल नहीं, तुम जानती हो कि तुम अपनी शक्ल, सूरत और छवि को लेकर कितनी जुनूनी हो। इससे तुम्हें गुस्सा आना चाहिए था और तुम मुझ पर हमला कर सकती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने नए दोस्तों के समूह में शामिल होने के बाद तुम नर्म पड़ गई हो, जो सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करना जानते हैं। उनके पास कोई वास्तविक युद्ध शक्ति नहीं है। केटी ने पलटवार करते हुए पवन की ओर दौड़ लगाई। इस बार वह पूरी तरह से तैयार था और उसने एक छोटा सा खंजर निकाला जो किसी प्राचीन कलाकृति जैसा प्रतीत होता था। मेरी बात मानो केटी, तुम मुझे हरा नहीं सकती, पवन ने आत्मविश्वास से घोषणा की। मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगी? केटी ने जवाब दिया और उसे मुक्का मारने का मौका नहीं छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। लेस देन मध्यम स्तर के मंत्र किमंदी विस्फोट ग्रेटर दैन। एक तेज गति से पवन ने खंजर से अपना हाथ काट लिया और जादू करते हुए अपना खून हवा में फैला दिया। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा को जमीन में प्रवाहित किया, उसके हाथों पर एक बड़ा बर्फीला नीला चिन्ह उभर आया, जिससे आसपास का वातावरण बर्फीले इलाके में बदल गया। केटी के चारों ओर विभिन्न स्थानों से बर्फ के विशाल टुकड़े अनायास ही बनने लगे और उन्हें देखकर उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। पवन से दूरी कम करने के लिए बेताब केटी ने तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की। हालांकि पास के बर्फ के टुकड़े ऊपर की ओर फट गए, जिससे बर्फ के नुकीले ब्लेड उसकी ओर उड़ने लगे। उसने बड़ी कुशलता से खुद को संभाला और पैरों की ऐसी तकनीक का प्रदर्शन किया जो पवन ने पहले कभी नहीं देखी थी। novelfire.com से नए अध्यायों का आनंद लें। इसके जवाब में पवन ने अपने पीछे बर्फ का एक और टुकड़ा विस्फोटित किया, जिससे कुछ बर्फ उसकी पीठ में धंस गई। वह इलाका देखते ही देखते जम गया और केटी खुद को बर्फ के टुकड़ों के लगातार हमले से बेबस महसूस करने लगी। उस पहले प्रहार के बाद से उसकी हरकतें सुस्त और बहुत धीमी होती गईं, जब तक कि उसे कैद नहीं कर लिया गया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। यह सिर्फ शेख ही नहीं है, यह एक सच्चाई है। इस चाकू को देखो, यह एक प्राचीन कलाकृति है जो मुझे मेरे स्तर से एक स्तर ऊपर के मंत्रों का उपयोग करने की अनुमति देती है, बशर्ते वे उच्च स्तरीय मंत्र ना हो और मुझे उनके मंत्र, उच्चारण और प्रयोग विधि का ज्ञान हो, पवन ने समझाया। आपके विचार से किस बात ने इस प्राचीन कबीले को इतने वर्षों तक सर्वोच्च बनाए रखा है? उन्होंने अभी भी अपने रहस्य छुपा रखे हैं। तो क्या अब आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार हैं? पवन ने कैटी को देखते हुए पूछा, जो अब पूरी तरह से बर्फ में जम चुकी थी और उसका केवल सिर ही दिखाई दे रहा था।
भीषण ठंड के कारण उसके दांत किटकिटा रहे थे, जिससे केटी अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। भाड़ में जाओ, कैटी ने गुस्से में जवाब दिया। मैं इसे हाँ मान लेता हूँ, लेकिन पहले आइए हम अपनी चोटों का इलाज कर लें, पाले ने कहा, बर्फ के प्रकोप को याद करते हुए और अपने घायल हाथ पर पट्टी बांधते हुए। इसके बाद वह केटी के पास गया और पीछे से उसके शरीर में धन से बर्फ के कई टुकड़ों को निकालने में उसकी मदद करने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी बीच आरव के मामले में नियुक्त किया गया प्रवर्तक आरव की हालिया गतिविधियों के बारे में नई जानकारी देने के लिए अभी अभी पहुंचा था। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, सबसे बाईं ओर बैठे बुजुर्ग ने तुरंत अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। तुम्हारे पास हम सबको यहाँ दोबारा बुलाने का कोई ठोस कारण होना चाहिए, अधिकारी। अगर नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, बुजुर्ग ने अधिकारी को घूरते हुए चेतावनी दी। मैं आपसे वादा करता हूं, बुजुर्ग, इससे आप अपने शब्दों पर पुनर्विचार करेंगे, बल प्रयोगकर्ता ने उत्तर दिया और बीच में बैठे बुजुर्ग की ओर सीधा एक स्क्रॉल फेंक दिया। बुजुर्ग ने वह पांडुलिपि उठाए और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी और उसके भीतर भयंकर आक्रोश पैदा हो गया। कमरे में मौजूद लोग उससे निकलने वाली तीव्रता को महसूस कर सकते थे, ये जानते हुए कि उस स्क्रॉल पर जो कुछ भी लिखा था, उसने बाहरी शाखा के ग्रैंड एल्डर को क्रोधित कर दिया था। जब उन्होंने पढ़ना समाप्त कर लिया, तो बुजुर्ग ने बारी बारी से उस पांडुलिपि को कमरे में चारों ओर बैठे अन्य लोगों को सौंप दिया। जैसे जैसे प्रत्येक बुजुर्ग ने पढ़ा, उनके चेहरे के भाव बदलते गए, जिनमें सदमा, अविश्वास और क्रोध का मिलाजुला भाव झलक रहा था। अंततः वह पांडुलिपि वापस प्रवर्तक के हाथों में पहुंच गई। मुझे बताओ, क्या तुमने फ्रिडाल कबीले के छठे नेता का पता लगा लिया है? बाहरी शाखा के सबसे बड़े बुजुर्ग ने पूछा, लेकिन उस अधिकारी ने अपना सिर हिला दिया। उस स्क्रॉल में अरोरा और छठे एल्डर के बीच हुई घटनाओं का विवरण भी था, जिसमें अरोरा की हत्या के प्रयास का भी जिक्र था। उनका मकसद भी उनके लिए स्पष्ट था, क्योंकि वह आग की लपटों का ध्यान गॉर्डन परिवार को बदला लेने के लिए मारने की ओर मोड़ना चाहता था और आरव को भी मार डाला जाएगा, क्योंकि वे किसी भी संभावित सुराग को मिटाना चाहते थे, खासकर आरव को, जिसके मन में पहले से ही उनके प्रति द्वेष था। हमारी प्यारी रोरा की हत्या का प्रयास करने के लिए उसे टुकड़े टुकड़े करके मार डालना चाहिए। हमारे कबीले के एक महत्वपूर्ण सदस्य पर हाथ उठाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? सबसे बाईं ओर खड़े बुजुर्ग ने गुस्से से आग बबूला होकर कहा। उनका गुस्सा उन पर हावी हो रहा था। हालांकि नेता ने तुरंत हस्तक्षेप किया और आगे किसी भी प्रकार का दोषारोपण रोकने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। नहीं, हम उसे अभी नहीं मरवा सकते। उसे पता होना चाहिए कि हमें उसके किए के बारे में पहले से ही जानकारी है। हम पुराने तरीके से संदेश भेजेंगे और उसे निर्देश देंगे कि वह हमारे लिए आरव को खत्म करने का कोई तरीका ढूंढे। अगर वह सफल हो जाता है तो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा, नेता ने शांत भाव से कहा। लेकिन क्या हम उस कमीने को यूं ही आजाद घूमने देंगे? मैं समझता हूं कि मुख्य परिवारों ने इस तरह के मामले हम पर छोड़ दिए हैं क्योंकि वे तुच्छ नहीं दिखना चाहते। हालांकि अगर हम अपने कुल की राजकुमारी की हत्या का प्रयास करने वाले को बिना किसी सजा के भागने देते हैं, एक अन्य बुजुर्ग ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उनकी निराशा स्पष्ट थी। अब मैंने कब कहा कि हम इतने उदार हैं? नेता ने व्यंग्य भरे लहजे में जवाब दिया। उसे आरव को मारने के लिए कहना आसान लग सकता है, लेकिन अगर वह खुद ऐसा करना चाहता है तो उसे आरव के प्रशिक्षक तरुण से होकर गुजरना होगा। या फिर अगर वह अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करने का विकल्प चुनता है तो उसे मैकडॉग से निपटना होगा, जो अपने प्रिय डीन संस्थान में अन्य कुलों और गुटों के हस्तक्षेप से घृणा करता है। चाहे वह कोई भी विकल्प चुने, परिणाम एक ही होगा, उसकी अपनी मृत्यु। हम एक तीर से दो निशाने साध लेंगे। बस ये सुनिश्चित कर ले कि अरोरा को इस योजना की भनक न लगे। एनफोर्सर, इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सुनिश्चित करो कि उसे हमारे प्रस्ताव की पूरी जानकारी हो, ग्रैंड एल्डर ने एनफोर्सर को बैठक कक्ष से विदा करते हुए कहा। अब जब वह चला गया है तो आइए आरव गॉर्डन से निपटने की हमारी रणनीति पर चर्चा करें। प्रवर्तक के जाते ही ग्रैंड एल्डर ने घोषणा कर दी। शेष चार बुजुर्गों के चेहरे पर असमंजस के भाव स्पष्ट थे, क्योंकि सबसे बाईं ओर बैठे बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारा मतलब आरव गॉर्डन से निपटना से क्या है? मुझे लगा कि तुमने अभी अभी उसे और फ्रिडाल कबीले के छठे एल्डर दोनों को खत्म करने का उपाय ढूंढ लिया है। बुजुर्ग ने नाक सिकोड़ी। केवल एक हारा हुआ व्यक्ति ही एक ही योजना पर टिका रहता है, और उन योजनाओं में बहुत सारी कमियां होती हैं। इस तरह की खामियों के कारण वे योजनाएं विफल हो सकती हैं, खासकर अगर छठे बुजुर्ग हमारे प्रस्ताव को नजरअंदाज करने और छिपते रहने का फैसला करते हैं, एक अन्य बुजुर्ग ने कहा।
बुजुर्ग ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। इसके अलावा उसने उत्तरी राज्य के बाहर के एक अन्य प्राचीन कबीले को अरोरा पर हमला करने में सफलतापूर्वक मदद की। अगर वह किसी तरह मध्य राज्य में स्थानांतरित होने का रास्ता ढूंढ लेता है तो उसे डराकर अपने वश में करने का हमारा फायदा खत्म हो जाएगा। आप सभी को ये समझना होगा कि उसने अपना असली रंग दिखा दिया है और हम वास्तव में उसे उतना नियंत्रित नहीं करते जितना हम मानते थे। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे लगता है कि उसने बहुत कुछ खो दिया है और अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं और उनसे हर कीमत पर बचना चाहिए। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग उसे कम आंक रहे होंगे क्योंकि वह केवल टियर 7 का जादूगर है और आपको लगता होगा कि आप उससे मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा करने की सख्त सलाह नहीं देता। हालांकि अभी हमें आरव के मामले पर ध्यान देना होगा, ग्रैंड एल्डर ने समझाया। लेकिन हम उसकी स्थिति से कैसे निपटेंगे? आपको पता है कि वह वर्तमान में वॉर गॉड मेज एकेडमी में पढ़ रहा है और किसी भी कबीले के पास वहां होने वाली घटनाओं को प्रभावित करने की शक्ति नहीं है, एक बुजुर्ग ने सवाल किया। वह तो केवल द्वितीय श्रेणी का जादूगर है। हमें निम्न श्रेणी के जादूगर पर इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कभी जादूगरों के शैक्षणिक आदान प्रदान के दौरान उसकी मुलाकात हो तो उसे बाहरी शाखा की युवा पीढ़ी के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एक अन्य वरिष्ठ ने सुझाव दिया। अन्य 4 बुजुर्गों की ओर देखते हुए ग्रैंड एल्डर ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से नाक सिकुड़ी और निराशा में अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सब आरव के मुद्दे से बच रहे हैं? आपने दूसरी दुनिया के प्राणियों के खिलाफ उसकी युद्ध रिपोर्ट देखी है। हालांकि वह हमेशा से ही सनसनी मचाता रहा है, लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि अब वह उन्हें पृथ्वी पर नहीं मार रहा है। अपनी कम उम्र के बावजूद वह दूसरे आयाम में रिकॉर्ड बना रहा है। यह एक बिल्कुल नया स्तर है। उसने उनसे सीधे लड़ाई छेड़ दी है और जैसे ही उसने रसातल लोक छोड़ा, 2 अलग अलग जातियों के बीच युद्ध छिड़ गया। ऐसा कारनामा पहले कभी नहीं देखा गया, खासकर तब जब वह सिर्फ एक द्वितीय स्तर का जादूगर है। क्या आप इसके परिणामों को समझते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां ऐसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करें सिर्फ इसलिए कि वह टियर 2 मैच है? क्या इसका मतलब यह है कि वह कमजोर है? उसने कितनी बार यह साबित किया है कि वह विभिन्न लोकों में लड़ सकता है? आपने उनकी अनगिनत उपलब्धियों के बारे में कितनी बार सुना है? क्या आप अपने अक्षम वंशजों को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए भेजना चाहते हैं? मुझे ये कहते हुए खेद है, लेकिन आपको केवल उनके निर्जीव शरीर ही वापस मिलेंगे। बुजुर्ग गुरु ने एक लंबा भाषण दिया, उनका गुस्सा स्पष्ट रूप से झलक रहा था क्योंकि उनकी लहराती दाढ़ी हवा में फड़फड़ा रही थी। उन्होंने बाहरी शाखा के बुजुर्गों की लापरवाही पर अपनी निराशा व्यक्त की। लंबे समय तक मध्य और उच्च स्तरीय कुलों में से किसी ने भी उनके कुल के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी, और परिणामस्वरूप उन्होंने अपने अक्षम वंशजों की ओर आंखें मूंद लीं, जो पिछली पीढ़ियों की तुलना में लगातार हीन होते जा रहे थे। वे जन्म से ही धनी परिवार से थे, इसलिए उन्हें अपनी खेती बाड़ी के संसाधनों के लिए कभी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी। इससे ब्लेज के बाहरी क्षेत्र की अधिकांश शाखाओं के जादूगर युद्ध कौशल और जीवित रहने के मामले में अनुभवहीन नौसिखिए बन गए हैं। हालांकि अन्य मध्य और उच्च स्तरीय कुलों ने प्रगति दिखाना शुरू कर दिया है और कम से कम 1 या 2 प्रतिभाशाली प्रतिभाओं का उत्पादन किया है जिनकी तुलना प्राचीन कुलों की मुख्य प्रतिभाओं से की जा सकती है। लेकिन अपने स्वाभिमान के कारण उनमें से अधिकांश अभी भी इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए वे इतने लंबे समय से आरव को नीचा समझते आ रहे हैं, क्योंकि उसे गॉर्डन के कबीले का समर्थन प्राप्त है, जिसे मध्यम स्तर का कबीला माना जाता है। उनके अनुसार यदि कबीले के मुखिया से कोई आदेश गुप्त रखा जाए तो उच्च श्रेणी का कबीला भी नष्ट हो सकता है, मध्य श्रेणी के कबीले की तो बात ही छोड़िए। लेकिन ग्रैंड एल्डर ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने हमेशा आरव को अपने पिता के समान करिश्मा वाला एक प्रतिभाशाली युवक माना था, और उन्हें लगता था कि यही कारण है कि उसके आसपास कई प्रतिभाशाली लोग मौजूद थे। तो अब हमें क्या करना चाहिए, महागुरु? हम युद्ध देवता जादूगर अकादमी में प्रवेश नहीं करना चाहते। आप जानते हैं कि मैड डॉग अकादमी में दखल देने वाले किसी को भी मारने में संकोच नहीं करेगा, और अगर कबीले द्वारा हमारी रक्षा नहीं की गई तो हम उसके क्रोध से सुरक्षित नहीं रह सकते। एक अन्य बुजुर्ग ने मैड डॉग जैसे व्यक्ति का सामना करने के विचार से थोड़ा भयभीत होते हुए कहा। किसने कहा कि हम दखल दे रहे हैं? हम तो बस एक लोकप्रिय कहावत का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, ग्रैंड एल्डर ने जवाब दिया। फिलहाल मैड डॉग को उच्च स्तरीय जादूगरों की सेना में तैनात किया गया है जो मानव जगत को अंतरिक्षीय दरारों में मौजूद जीवों से बचाते हैं।
वह सब कुछ नहीं जान पाएगा, एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। हमें बस इतना करना है कि उसके विरोधी गुट का समर्थन करें, लेकिन गुप्त तरीके से। मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने पहले भी आरव की जान लेने की कोशिश की है और असफल रहे हैं, और जिस तरह से वे तरुण के शिष्यों को निशाना बना रहे हैं, वे निश्चित रूप से फिर से उसके पीछे आएंगे। ग्रैंड एल्डर ने अपनी योजना समझाई, जिससे बाकी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि वह कब से इसकी साजिश रच रहे थे। बाकी लोगों को यकीन था कि इतने कम समय में उसने मैड डॉग के खिलाफ गुट के साथ इतने मजबूत संबंध नहीं बनाए होंगे, वह उनसे लंबे समय से संपर्क में रहा होगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर मैड डॉग हमारे पीछे पड़ गया तो ये योजना उल्टी पड़ सकती है? किसी ने पूछा। चिंता मत करो, उसे कभी उम्मीद नहीं होगी कि संस्थान के बाहर का कोई व्यक्ति इस घटना के पीछे हो सकता है। हमारा मुख्य निशाना उसका प्रिय शिष्य तरुण नहीं, बल्कि आरव है। हमें बस तरुण के लिए मुश्किलें खड़ी करनी है ताकि आरव को मारना आसान हो जाए। बड़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। योजना सुनते समय बाहरी क्षेत्र की शाखाओं के वरिष्ठ नागरिक सभी विवरणों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, लेकिन वे एक बात निश्चित रूप से जानते थे, आरव के करीब सभी लोगों, विशेषकर उसके प्रशिक्षक के लिए, हालात मुश्किल होने वाले थे। आरव ने अपने शरीर को फैलाया, लगातार 3 दिनों तक एक ही स्थिति में रहने के कारण उसे अपने शरीर के हर जोड़ में अकड़न महसूस हो रही थी। सौभाग्यवश वह दूसरे दिन ही टियर 2 मेज दायरे के शिखर पर पहुंचने में कामयाब हो गया था। हालांकि चूंकि उसने अभी भी रहस्यमय मुकुट पहन रखा था, इसलिए उसे अवनी की नजरों से बचने के लिए बाहर आने से पहले 24 घंटे और इंतजार करना पड़ा। पूरा गिरोह अभी भी ताज के फायदों से अनजान था, इसलिए अगर वे आरव को ताज के साथ देखते तो सोचते कि वह किसी तरह का सनकी व्यक्ति है जिसे अपनी माना शक्ति को अवरुद्ध रखना पसंद है। इस दौरान आरव ने आत्मध्यान करने और अपनी जन्मजात जादुई शक्ति को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करने का फैसला किया। और सौभाग्य से उनकी जन्मजात क्षमताओं के बारे में उनका ज्ञान एक नए स्तर पर पहुंच गया था, जिससे उनके लिए नए विकल्प खुल गए थे। दरवाजा खोलते ही वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि पूरा गिरोह उसके दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। ये स्पष्ट था कि उन सभी का मानना था कि वे उससे पहले सफलता प्राप्त कर चुके हैं। पैसे चुकाओ भाई, आर्थर ने जोर से कहा और अपना दाहिना हाथ अविनाश की ओर बढ़ाया, जो असहाय दिख रहा था, और उसने प्रकृति की आत्मा के पत्थरों से भरा एक थैला आर्थर को थमा दिया। अरे बेवकूफ, आर्थर हंसा, जबकि आरव उसे घूर रहा था। ये तो बस एक छोटी सी शर्त थी, चिंता मत करो भाई। वैसे मुझे ही तुम पर भरोसा था, और मेरे भरोसे की वजह से तुमने मुझे कल से थोड़ा और अमीर बना दिया है। आर्थर आरव के पास पहुंचा और अपना हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर रख दिया। गुरु ने तुम्हें एकांतवास से बाहर आते ही तुरंत उनके पास आने के लिए कहा था। अवनी ने आरव को याद दिलाया, यह महसूस करते हुए कि दोनों मूर्ख उस मुख्य कारण को भूल गए थे जिसके लिए वे शुरू में उसके दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। ओह, इसके लिए धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप सभी ने कितनी प्रगति की है, ये देखकर मुझे खुशी हुई। आरव ने आगे बढ़ते हुए उनकी प्रशंसा की और पहाड़ की चोटी के केंद्र में स्थित तरुण के महल की ओर चल पड़ा। उन्हें हमेशा से पता था कि उन्हें अगले चरण में आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उनका उन्नत चरण सिस्टम के अनुभव अंकों द्वारा निर्धारित किया गया था। उन्हें बस थोड़ी सी लगन से साधना करने की जरूरत थी और वे अपने क्षेत्र के अगले स्तर में प्रवेश करने में सक्षम हो जाते। अवनी द्वारा ठोस नींव बनाने के कारण खेती में जल्दबाजी न करने की जो भी बातें कही गई थीं, वे इस प्रणाली पर लागू नहीं होती थीं। जब तक वे कड़ी मेहनत करते, आरव के साथ शिकार करते और सही संसाधनों का उपयोग करते, तब तक वे हमेशा आसानी से सफलता प्राप्त कर सकेंगे, सिवाय उस समय के जब उन्हें कोई बड़ी सफलता प्राप्त करनी हो और निम्न श्रेणी से मध्य श्रेणी के क्षेत्र में प्रवेश करने जैसी सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की समझ की आवश्यकता हो। आरव ने अपने मालिक के दरवाजे पर दस्तक देते हुए उन सभी विचारों को मन से निकाल दिया। अंदर आओ आरव। अंदर से तरुण की आवाज आई, जिससे आरव ने दरवाजा खोला और कमरे में कदम रखा। उसने देखा कि सब कुछ नया दिख रहा था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने स्वामी के पास वाली सीट की ओर बढ़ गया। जैसे ही तरुण ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, आरव बैठ गया और उसने देखा कि दरवाजे के पास वाली खिड़कियों से पूरी चोटी का नजारा दिखाई दे रहा था। novelfire.com पर अपना रोमांच जारी रखें। उसे एहसास हुआ कि उसका स्वामी उसे आते हुए कैसे देख पाया था। 4RABET प्ले चिकन रोड नाउ फायर। नज़ारा बहुत अच्छा है, आरव ने प्रशंसा की। हम धन्यवाद, तरुण ने जवाब दिया। क्या आपको पता है कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? तरुण ने पूछा।
सच में नहीं, लेकिन अगर मुझे अंदाजा लगाना हो तो शायद इसका संबंध उस चीज से है जो मैंने और मेरे साथियों ने रसातल में की थी, है ना? आरव ने पूछा और तरुण ने धीरे से सिर हिलाया। आपको ये बात समझनी होगी। इस स्कूल में एक गुट है जो मेरे छात्रों को निशाना बना रहा है, और आप मेरे अब तक के सभी शिष्यों से कहीं अधिक प्रतिभाशाली हैं। निम्न श्रेणी के दायरे में रहते हुए भी आपने ऐसे काम किए हैं जो किसी और ने कभी नहीं किए। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि मुझे यकीन है कि अब वे आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर वे सीधे आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वे आपके किसी करीबी के जरिए आपको असुरक्षित बनाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। तरुण यह समझा रहा था कि तभी आरव ने बीच में ही एक वाक्य बोलकर उसे रोक दिया। क्या वे इसी तरह आप तक पहुंचे? चूंकि वे सीधे आप तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने आपके शिष्यों को निशाना बनाना ही सबसे अच्छा तरीका समझा, क्योंकि ऐसा लगता है कि इससे आपकी मानसिक शक्ति प्रभावित होती है। और जब तक आपकी मानसिक ऊर्जा स्थिर नहीं हो जाती और एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक आप कभी भी T8 मैच दायरे तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना? हाँ, ऐसे ही, तरुण ने आरव को जवाब दिया। क्या आपको डर है कि वे मेरे पीछे भी आएंगे? आरव ने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा, जब उसने अपने कबीले के लोगों को टहलते हुए सेंटोर राजकुमार से बात करते हुए देखा। हाँ, मैं सच में बहुत डरा हुआ था। दरअसल मुझे लगा था कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगे या कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां मुझे तुम्हें फिर से बचाना पड़ेगा। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, क्योंकि तुम ही अकादमी के लिए सिरदर्द बन गए हो, तरुण ने हल्के से हंसते हुए कहा। यही तो मैं करता हूँ, स्वामी। मैं बड़े पैमाने पर हलचल और चिंगारियां पैदा करता हूँ, आरव ने जवाब दिया। अकादमी ने आपके काम को दोहराने की कोशिश की, लेकिन इस लड़ाई में उन्होंने कई जादूगरों को खो दिया है। अब खदान का कोई मुख्य मालिक नहीं है। यह ऑर्क्स, अकादमी और वृक्ष जैसे जीवों के बीच एक त्रिकोणीय लड़ाई में बदल गया है। और मध्य स्तर के शक्तिशाली जादूगरों का ध्यान आकर्षित न करने के लिए उन्होंने फिलहाल केवल चौथे स्तर के जादूगरों को ही शहर से बाहर जाने की अनुमति दी है। मैंने ये भी सुना है कि उस मूर्ख जड़ को एक चौथे स्तर का पौधा मिल गया है जो उसके द्वारा किए गए वादों के कारण उसकी सेवा करने के लिए सहमत हो गया है, जो हमारी गणना में शामिल नहीं था। आपकी उपलब्धियों के कारण हालात काफी अराजक हो गए हैं, तरुण ने समझाया, और आरव ने गुस्से में कहा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह सब उस लालची कप्तान की वजह से हो रहा था जो उनकी उपलब्धियों और खदान से मिलने वाले पद के लाभ से ईर्ष्या करता था। उसके कार्यों ने आरव की योजना को बिगाड़ दिया था। उसने और गांवों के अलावा किसी और व्यक्ति से निपटे बिना खदान में एक और डकैती को अंजाम देने की योजना बनाई थी। और चूंकि वह पहले भी उनसे निपट चुका था, इसलिए वह उनके पीछा करने से बचने का तरीका अच्छी तरह जानता था। आखिरकार यहां तक कि ऑर्क्स भी खदान के बारे में बड़ी संख्या में लोगों को पता चलने से बचने की कोशिश कर रहे थे। ये छोटी सी समस्या इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि जड़ आरव को जान से मारने पर तुली हुई थी। और कप्तान जानता था कि दोनों जातियां किसी महत्वहीन चीज के लिए छात्रों के एक छोटे समूह का पीछा नहीं करेगी, क्योंकि वे शहर के द्वारों के तीरों की मारक सीमा को भी पार कर चुके थे। ये सब उस मूर्खतापूर्ण जड़ के कारण हुआ था, और इसी वजह से कप्तान ने ये समझने की कोशिश की कि जब उसने उन्हें शक्ति पत्थरों से भरी एक बड़ी बोरी के साथ देखा तो क्या हुआ था। अगर जड़ का इसमें कोई हाथ न होता तो आरव ऑकस द्वारा पकड़े जाने से बच निकलने में कामयाब हो जाता, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। 4RABET प्ले चिकन रोड नाउ फायर। अब तो बहुत से लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। क्या तुम्हें डर लग रहा है? तरुण ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, बिल्कुल, मुझे डर है कि वे नहीं आएंगे। जब तक केवल चौथे स्तर के जादूगरों को ही अनुमति है, तब तक वे सब मुझ पर हमला कर सकते हैं। मुझे उन्हें ये दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है कि जब मुझे कोने में धकेल दिया जाता है तो मैं कितना पागल हो सकता हूँ। आरव ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए कहा। क्या तुम फिर से रसातल में जा रहे हो? तरुण ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसने आरव की तरह कभी किसी को रसातल में जानलेवा स्थितियों का सामना करने के लिए इतना जुनूनी और मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। जी गुरुजी, यहाँ बहुत उबाऊ है। अकादमी में सिर्फ नौसिखिए ही रहते हैं। असली महारथी बाहर रहते हैं, हर समय खून बहाते रहते हैं। इसीलिए वरिष्ठ लोग शायद ही कभी आसपास दिखाई देते हैं। इस अकादमी का नाम वॉर गॉड है, भगवान के लिए। बाकी सीनियर छात्र यहाँ इसलिए नहीं रुकते क्योंकि या तो वे चोटों से उबर रहे हैं या फिर वे काया हैं जो सिर्फ पहले साल के छात्रों को प्रभावित करना चाहते हैं। आरव ने इतने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि तरुण फिर से हंस पड़ा।
बस वहां जिंदा रहना और शुभकामनाएं, तरुण ने कहा, और आरव ने महल से बाहर निकलने से पहले अपने स्वामी के सामने झुककर अभिवादन किया। एक एकांत गुफा के भीतर एक अग्नि सुरंग प्रकट हुई, जिससे ब्लेज कबीले के प्रवर्तक की प्रभावशाली आकृति का पता चला। उसके सामने फ्रिडाल कबीले का छठा बुजुर्ग खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो केवल प्रवर्तक को चिढ़ाने का काम कर रही थी। बिना किसी झिझक के उस बलिदाता ने अपना हाथ बढ़ाया और फ्रिडाल बुजुर्ग का गला पकड़ने की कोशिश की। हालांकि फ्रिडाल परिवार के बुजुर्ग ने तुरंत अपनी हथेली से सटीक प्रहार करके बल प्रयोगकर्ता के हाथ को रोक दिया और तेजी से उसके करीब आकर उसकी गर्दन पर अपना हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे वह समय याद है जब मैं केवल छठे स्तर का जादूगर था और आप 7वें स्तर के जादूगर थे, फ्रिडाल बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। उस समय मैंने आपका सम्मान किया था, शायद इसीलिए आपको लगता है कि आप अब भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर सकते हैं। फ्रिडाल परिवार के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी। अगर तुमने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा। खुद को देख लो, तुम अभी भी 7वें स्तर पर अटके हुए हो, जबकि मैंने तेजी से तुम्हारी बराबरी कर ली है, और बहुत जल्द मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा, धूल में मिल जाओगे। फ्रिडाल परिवार के बुजुर्ग ने उस गुंडे को कमरे के दूर कोने में फेंकते हुए घमंडी लहजे में मांग की। अब जब आप व्यवस्थित हो गए हैं, तो मुझे समझाएं कि आपने एक बार फिर प्रस्ताव लेकर मुझसे संपर्क क्यों किया है। बुजुर्ग व्यक्ति के अविश्वास भरे भाव एक दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे थे, जिससे बल प्रयोग करने वाला व्यक्ति मजे से नाक सिकोड़ने लगा। ये स्पष्ट था कि फ्रिडाल परिवार के मुखिया को उम्मीद थी कि प्राचीन ज्वाला कबीला उनके पिछले कार्यों के बावजूद उनसे संपर्क करेगा, एक ऐसा तथ्य जिसने प्रवर्तक को बहुत परेशान किया। बुजुर्ग की बनावटी मीठी मुस्कान ने अधिकारी की झुंझलाहट को और बढ़ा दिया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं अपने साथ पूरी टुकड़ी ला सकता हूं? उस गुंडे ने चुनौती दी। फ्रिडाल परिवार के बुजुर्ग ने आत्मविश्वास से भरे लहजे में अटूट निश्चितता के साथ जवाब दिया। मुझे पता है कि आप अपने पास मौजूद खुफिया सेवाओं का इस्तेमाल करके कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेंगे। हालांकि मेरे लिए इसकी कीमत केवल इस संस्था के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक दुर्लभ और मूल्यवान संसाधन ही होगी। लेकिन अगर तुम न होती तो इसका नतीजा ये होता कि मैं शादी के जरिए ब्लेड कबीले की बाहरी शाखाओं में शामिल हो जाती और तुम्हारे कबीले की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के तरीके ढूंढने लगती। मेरे इस प्रस्ताव से तो वे भी चकित रह जाते। फ्रिडाल परिवार के बुजुर्ग ने जवाब दिया, जिससे प्रवर्तक ने झुंझलाहट में अपने दांत पीस लिए। ये स्पष्ट था कि फ्रिडाल कबीले के मुखिया ने प्राचीन ब्लेज कबीले की मदद से ही अपनी वर्तमान जादूगर की उपाधि प्राप्त की थी। हालांकि वह उन वफादार कबीले के लोगों में से नहीं था जो ब्लेज कबीले के आदेशों का आंख बंद करके पालन करते। फ्रिडाल परिवार का बुजुर्ग अपने उग्र और धूर्त स्वभाव के लिए जाना जाता था, और यहां तक कि प्रवर्तक ने भी उसके इस कथन में सच्चाई को पहचाना कि ब्लेड्स को एक और टियर 7 जादूगर के उनके रैंक में शामिल होने का विचार बहुत पसंद आएगा। कोई भी कबीला अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति द्वेष रखने वाले 7वें स्तर के जादूगर को भर्ती करने का अवसर खोना नहीं चाहेगा। अगर परिस्थितियां उलट होती तो ब्लेज कबीला भी उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता। तुम क्या चाहते हो? अंत में अधिकारी ने ये पुष्टि करने के लिए पूछा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में एक क्लोन था या नहीं। हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि उच्च स्तरीय क्षेत्र में एक और शक्ति को जागृत करने के बाद वह स्वयं के क्लोन बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि वह एक ही क्षेत्र के क्लोन बना सकता है। ये स्पष्ट रूप से एक ऐसा कारक था जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था। निर्देशक, मुझे पता है कि आपके कबीले के शाही परिवार से गहरे संबंध हैं। आपके लिए यह पता लगाना आसान होना चाहिए कि मेरे पिता को कहाँ रखा गया है। मुझे ये पक्का पता है कि वह अभी तक राजधानी नहीं पहुंचे हैं, जिसका मतलब है कि उस कमीने ड्रैगनमिर ने उन्हें अभी भी बंदी बना रखा है, फ्रिडाल के छठे बुजुर्ग ने जोर देकर कहा। मुझे उसे ढूंढने में मदद करो और मैं प्राचीन ड्रैगनमिर कबीले की प्रतिष्ठा को और भी धूमिल करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। क्या कहते हो? अधिकारी ने जवाब में केवल नाक सिकोड़ी। बड़े व्यक्ति के आत्मविश्वास से वह प्रभावित रहा। तुम अपने बारे में बहुत ही ऊंची समझ रखते हो, है ना? वादा करो कि तुम आरव के मामले में हमारी मदद करोगे और मैं तुम्हें खुद उसका ठिकाना बता दूंगा, उस गुंडे ने पेशकश की। फ्रिडाल कबीले के बुजुर्ग की आंखें उत्साह से चमक उठीं और वह प्रवर्तक की ओर बढ़े। हालांकि इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, एक और आकृति अभी भी खुली हुई गोलीबारी की सुरंग से निकली और खुद को प्रवर्तक और फ्रिडाल कबीले के मुखिया के बीच में खड़ा कर लिया। माना में उतार चढ़ाव को भांपते हुए छठे बुजुर्ग फ्रिडाल ने अपनी गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया,
लेकिन खुद को उस बूढ़े व्यक्ति की ओर अनवरत रूप से खींचा हुआ पाया। महान बुजुर्ग, यहाँ तक कि अधिकारी भी आश्चर्यचकित लग रहा था। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि महान बुजुर्ग भी उसका अनुसरण करेंगे। जैसा कि उम्मीद थी, तुम सहयोग करने को तैयार नहीं हो, भले ही तुम्हारे मन में आरव के प्रति द्वेष हो, तो तुम्हें मार दिया जाएगा। महान बुजुर्ग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे पंजे का आकार दिया। उनकी उंगलियों पर ज्वालाएं भड़क उठीं, जिससे आग के गोले जैसे बाज के पंजे बन गए। तुम पाखंडी बूढ़े आदमी, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि तुम आओगे। फ्रिडाल कबीले के मुखिया ने पलटवार करते हुए एक दिखने में हानिरहित लकड़ी की तलवार फेंक दी। हालांकि इसे देखते ही ग्रैंड एल्डर की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने तुरंत अपना हमला रोक दिया, जिससे एन्फोर्सर उनके करीब आ गया। जैसे ही उसने तेजी से अपना चोला घुमाया, उसने खुद को और प्रवर्तक दोनों को लेस दैन इन्फर्नो वेल्स पवन ग्रेटर दैन में लपेट लिया। जैसे ही छोटी लकड़ी की तलवार धधकते हुए पर्दे के संपर्क में आई, वह कई बड़ी तलवारों में परिवर्तित हो गई, जो पर्दे को भेदने की कोशिश करते हुए सभी दिशाओं से उसकी ओर उड़ने लगी। हालांकि तलवारों को नियंत्रित करने वाले किसी व्यक्ति के बिना 1 मिनट के बाद उनकी शक्ति तेजी से कम हो गई, जिससे वे वापस लकड़ी की तलवार में बदल गईं। लकड़ी की तलवार फ्रिडाल कबीले के छठे बुजुर्ग की ओर वापस उड़ गई, जिसने उसे पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ में तैयार किए गए एक रून पत्थर को तोड़ दिया, जिससे एक स्थानिक पोर्टल खुल गया। वह तेजी से वहां से गुजर गया। अलविदा। फ्रिडाल कबीले के छठे बुजुर्ग की आवाज गूंजी, जो ब्लेज कबीले की बाहरी शाखा के ग्रैंड एल्डर के कानों तक पहुंची, जिन्होंने मामले को अपने हाथ में लेने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। इन्फर्नो वेल को हटाते ही ग्रैंड एल्डर के चेहरे पर उनकी निराशा स्पष्ट दिखाई दी। हमले को रोकने के लिए उनके अथक प्रयासों के बावजूद, ये लकड़ी की तलवार एक ऐसा हथियार था जिसे केवल ब्लेड कबीले के 9वें स्तर के सदस्य ही तलवार के अपने ज्ञान का उपयोग करके उत्पन्न कर सकते थे। यह आमतौर पर अगली पीढ़ी के सबसे होनहार सदस्य को प्रदान किया जाता था, जो संकट के समय में जीवनरक्षक ताबीज के रूप में कार्य करता था। ग्रैंड एल्डर ये समझ नहीं पा रहे थे कि ब्लेड क्लैन के सदस्यों के लिए ही उपलब्ध इतना मूल्यवान ताबीज फ्रिडाल एल्डर के पास क्यों था। ये खुलासा कि फ्रिडाल परिवार के बुजुर्ग के पास ब्लेड कबीले का विशेष जीवनरक्षक ताबीज था, ये दर्शाता है कि उन्हें कबीले के एक अत्यंत प्रभावशाली सदस्य का समर्थन प्राप्त था। इस अप्रत्याशित जानकारी ने ब्लेज कबीले के सबसे बड़े बुजुर्ग को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि उन्होंने फ्रिडाल परिवार के बुजुर्ग के ब्लेड कबीले से संबंध होने की केवल अफवाहें ही सुनी थीं। उन्होंने उसके गहरे संबंध की कल्पना भी नहीं की थी। novelfire.com पर नवीनतम जानकारी पढ़ें। योजक चिन्ह। इसी बीच एक अलग स्थान पर ब्लेज कबीले की बाहरी शाखा का एक बुजुर्ग व्यक्ति गॉर्डन कबीले के द्वार के बाहर खड़ा था और अहंकार भरे भाव से प्रतीक्षा कर रहा था। अपने मुखिया को यहाँ मेरा स्वागत करने के लिए बुलाओ। अगर वह 1 मिनट के भीतर आने से इनकार करते हैं, तो मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा, बुजुर्ग ने अपनी श्रेष्ठता से भरी आवाज में घोषणा की। गॉर्डन कबीले के चौथे बुजुर्ग ने बेफिक्र होकर शांत भाव से जवाब दिया और ब्लेज कबीले की बाहरी शाखा के बुजुर्ग के सामने आ खड़े हुए। उनका भाला उनकी पीठ पर मजबूती से बंधा हुआ था। कुलपति ब्लेज की बाहरी शाखा के एक दयनीय बुजुर्ग से मिलने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ बात करनी है तो मुझसे कहिए, अन्यथा आप अभी से अपनी धमकियां देना शुरू कर सकते हैं और गॉर्डन कबीले की प्रतिक्रिया देख सकते हैं, उन्होंने जवाब दिया। हालांकि उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था, लेकिन उनकी मुद्रा से ऐसा लग रहा था मानो वह ब्लेज क्लैन की बाहरी शाखा के बुजुर्ग को चिढ़ा रही हो, जो अपना संयम खोने की कगार पर थे। उसे उस कबीले द्वारा अपमानित महसूस हुआ जिसे वह अपने कबीले से नीचा समझता था। आरव के रसातल में किए गए साहसिक कार्य की खबर ने कई प्रथम वर्ष के जादूगरों को स्वयं रसातल में प्रवेश करने की अनुमति मांगने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि उनमें से अधिकांश को उनके प्रशिक्षकों द्वारा अभी भी अस्वीकार कर दिया गया था। जब उन्होंने विरोध करने का प्रयास किया तो उनके आकाओं ने उन सभी जादूगरों को चुनौती दी जो अपने नेता के रूप में तीसरे स्तर के जादूगर के बिना रसातल मार्ग में प्रवेश करना चाहते थे। लक्ष्य ये था कि प्रवेश परीक्षा दोबारा दी जाए और फाइटिंग पवेलियन टॉवर की परीक्षा में आरव से बेहतर प्रदर्शन किया जाए। यदि वे इसे पार करने में सफल हो जाते तो उनके आकाओं को उन्हें रसातल मार्ग में प्रवेश करने देने में कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि वे अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। इस अवसर के बावजूद उनमें से कई लोगों को लगा कि आरव को विशेषाधिकार मिलना और रसातल का पता लगाने की अनुमति मिलना अनुचित था, खासकर जब उन्होंने वरिष्ठ जादूगरों से साझा शक्ति पत्थरों के माध्यम से प्रत्येक सदस्य द्वारा प्राप्त किए गए महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में सुना था।
और यह विशेष रूप से जेम्स के समूह के लिए था, क्योंकि आरव को अपने समूह को शक्ति पत्थर बेचने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, ये देखते हुए कि वे सभी अभी भी निम्न श्रेणी के जादूगर थे। प्रकृति शक्ति पत्थरों से उन्हें अधिक लाभ मिलता था, क्योंकि उनमें निहित ऊर्जा द्वितीय आयाम की जातियों के शरीरों से निकाली गई ऊर्जा की तुलना में अधिक शुद्ध थी, जिससे तीव्र साधना संभव हो पाती थी। शरीरों से निकाले गए पत्थरों की एक स्तर सीमा होती थी, जो उस योद्धा के बराबर होती थी जिसे उन्होंने मारा था, लेकिन प्रकृति की सीमा हमेशा पद सीमा होती थी। हालांकि जेम्स के समूह के कुछ सदस्यों ने वांछित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपने लूटे गए माल का एक हिस्सा बेचने का सहारा लिया। जैसे कि जेम्स, जुड़वां भाई बहन ग्रेस और गैब्रियल, जो चौथे स्तर के जादूगर हैं, उन्हें लूटी गई चीजें अपनी साधना के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं लगी। आपका रोमांच novelfire.com पर जारी है, इसलिए उन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया और प्राप्त धनराशि मध्यम श्रेणी के शक्ति पत्थरों या संसाधनों को खरीदने के लिए पर्याप्त थी, जिससे उनकी साधना को आगे बढ़ाने में मदद मिली। यह उनके लिए एक जीत-जीत की स्थिति थी। आखिरकार टीमों के लिए रसातल में उतरना हमेशा लाभदायक नहीं होता था, लेकिन उन्हें अभी बहुत अच्छी फसल मिली है। जेम्स के समूह की नवप्राप्त संपत्ति इन प्रथम वर्ष के जादूगरों की महत्वाकांक्षा के पीछे प्रेरक शक्ति रही है, जो और अधिक कमाना चाहते हैं और उसी स्तर की प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं जो अब आरव के पास है। यह एक ऐसी प्रसिद्धि है जिसका वे सभी सपना देखते हैं, फिर भी अकादमी की ह्यूमन बोर्ड रैंकिंग में उनकी रैंकिंग के बावजूद कोई भी उन पर उतना ध्यान नहीं देता जितना वे आरव पर देते हैं। इन युवा उस्तादों को पहली बार यह एहसास हो रहा था कि ये रैंकिंग वास्तव में अर्थहीन थी और उन्हें अपनी असली ताकत साबित करने के लिए अथाह गहराई में उतरना होगा। हालांकि उनके प्रशिक्षक उन्हें इस तरह के खतरनाक कार्य की अनुमति कभी नहीं देते यदि वे उन्हें इसके योग्य नहीं समझते। आखिरकार कोई भी अपने शिष्यों की मृत्यु नहीं चाहता था और तरुण को आरव पर पूरा भरोसा था। उसकी बस यही कामना थी कि जब आरव की मृत्यु हो तो वह विरोधी गुट की साजिशों के कारण न हो, बल्कि सम्मानजनक तरीके से हो और युद्ध में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करे। जैसे ही जादूगर निराश होने लगे, उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। ऐसी अफवाह फैल रही थी कि एक प्राचीन कबीले के सदस्य पवन जीरो को रसातल मार्ग में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई है। इसके अलावा वह बहादुर रईसों से आह्वान कर रहा था कि वे उसके साथ मिलकर गौरव प्राप्त करें और दूसरी आयाम की जातियों को परास्त करें। वह दावा कर रहा था कि यह जादूगरों के लिए ये साबित करने का एक अवसर था कि गॉर्डन जैसे मध्यम स्तर के कुलों के लोग उतने खास नहीं थे जितना वे खुद को कुछ भाग्य के कारण मानते थे। सौभाग्य से कई कुलीन जादूगर आरव की तरह ही रसातल में प्रवेश करके प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पवन के समूह में शामिल होने को इस अवसर को भुनाने का एक मौका समझा, जिनमें केट, लक्की और अन्य निडर कुलीन जादूगर प्रमुख प्रतिभागी थे। योजक चिन्ह। इसी बीच एक अन्य शिखर पर 4 प्रशिक्षकों को शराब पीते और बातचीत करते हुए देखा जा सकता था। तरुण, तुम हमेशा इतने भाग्यशाली कैसे रहे हो? तुम्हारे छात्र तुम्हें कभी परेशान नहीं करते और उनमें हमेशा खोजबीन करने की उत्सुकता रहती है, एल्डर अल्फ्रेड ने टिप्पणी की। उदाहरण के लिए, हम दोनों ने एक ही समय में शिष्य स्वीकार किए, ऐसे शिष्य जो अपनी क्षमताओं में जनरल स्तर से ऊपर थे। फिर भी, जबकि आपके शिष्य रसातल में ओक और वनस्पति जातियों के बीच बड़े युद्ध छेड़ने और तबाही मचाने के लिए चले गए। मेरी परेशानियां मेरे चरम समय में लगातार बनी रहती हैं, जिससे मेरी नींद का समय लगातार कम होता रहता है। एक बेहतर मेंटर बनने की कोशिश करना थका देने वाला है, और मैं इस काम से इतना थक गया हूं कि मुझे ठीक से झपकी लेने के लिए भी छुप छुप कर सोना पड़ता है। उन्होंने अपनी शिकायत जारी रखी। मेरी जिंदगी खत्म होने की कगार पर है, मेरी काली आंखों को देखो, एल्डर अल्फ्रेड ने अपने थके हुए चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा। सामने की ओर बैठे तरुण ने जवाब में हल्की हंसी हंसी। ज्यादा प्रतिक्रिया मत करो, बूढ़े आदमी। हम सब जानते हैं कि तुम कैसे हो। अगर कोई तुम्हारी नींद में जरा भी खलल डालता है तो तुम उसे स्वप्नलोक में भेजने में जरा भी संकोच नहीं करोगे। इस बार तुम सिर्फ इसलिए बेबस हो क्योंकि तुम्हें परेशान करने वाला तुम्हारा नया शिष्य है। तरुण ने पलटवार किया, जिससे पास ही की दीवार से टिके हुए दुष्यंत जोर से हंस पड़े। चलो एक सौदा करते हैं तरुण। मैंने सुना है कि तुम्हें अपने शिष्यों को इस तरह सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, और फिर भी वे तुम्हें परेशान नहीं करते। वे बस उस सेंटोर से कुश्ती करते हैं और ऊब जाने पर रसातल में गोता लगा लेते हैं। ऐसे स्वतंत्र शिष्य पाकर कितना अच्छा लगता होगा, एल्डर अल्फ्रेड ने प्रस्ताव रखा। मुझे बताओ, क्या तुम उन सभी उद्दंड किशोरों को सिर्फ एक खूबसूरत जादूगरनी के बदले नहीं छोड़ना चाहते? एल्डर अल्फ्रेड ने थोड़ी सी विनती भरी आवाज में कहा। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।
मैं अपने प्रतिभाशाली छात्रों को आपकी बीट्रेस के बदले नहीं देना चाहता। तरुण ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। लेकिन वे तो उपद्रवी हैं। अल्फ्रेड ने बचाव किया। मैं सभी उपद्रवियों का राजा हूं। तरुण ने पलटवार किया, जिससे अल्फ्रेड एक पल के लिए अवाक रह गया क्योंकि वह एक उपयुक्त जवाब सोचने की कोशिश कर रहा था। जब भी वे प्रवेश करते हैं वे रसातल को पूरी तरह से उलटपुलट कर देते हैं। आपको जल्द ही प्रशिक्षकों की परिषद के साथ मिलकर उनकी गड़बड़ी को ठीक करना होगा, अल्फ्रेड ने बताया। क्या आपको एहसास है कि आप किससे बात कर रहे हैं? मैंने अनगिनत बार अराजकता फैलाई है और रसातल को उलट-पुलट कर दिया है। अगर उन्हें सही तरीके से सिखाने के लिए मुझसे बेहतर कोई है तो वह मैं ही हूं। तरुण गुस्से में चिल्लाया, जिससे अल्फ्रेड मुंह फुलाकर रह गया, यह महसूस करते हुए कि उस बयान का जवाब देने के लिए उसके पास कहने को कुछ नहीं था। ये स्पष्ट था कि तरुण रसातल में काफी उपद्रव कर रहा था। यही कारण था कि उसके सिर पर इनाम रखा गया था और इसीलिए वह अब रसातल में स्वतंत्र रूप से प्रवेश नहीं कर सकता था। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके शिष्य निम्न श्रेणी की लड़ाइयों में रसातल क्षेत्र को अस्थिर करके उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। जैसा गुरु वैसे शिष्य। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बदतर होती जा रही है। अल्फ्रेड ने नाक सिकोड़ी और उसी क्षण दुष्यंत अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाया, क्योंकि तरुण के मालिक मैड डॉग को भी इस बातचीत में घसीट लिया गया था। मैड डॉग रसातल में एक कुख्यात उपद्रवी था, जहां भी जाता था अराजकता फैलाता था। हालांकि उसके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब पुराने डीन ने उससे संपर्क किया और उसे अकादमी प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए मना लिया। परिणामस्वरूप मैड डॉग ने अनुशासन कक्ष में हॉल मास्टर की भूमिका संभाली। रसातल के असली सम्राट के लिए यह निराशाजनक था कि उनके शिष्य तरुण ने भी पदभार संभाल लिया और जल्दी ही कुख्यात हो गए। रसातल के कई रास्तों में वांछित अपराधी बन गए जब तक कि वे छिप नहीं गए। लेकिन अब आरव और उसके साथी भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे थे और रसातल की अशांत प्रकृति में योगदान दे रहे थे। सच्चे सम्राट की हमेशा से यही इच्छा रही थी कि वर्चस्व की लड़ाई मानव धरती तक ही सीमित रहे। वे रसातल में होने वाली लड़ाइयों को अपने युवा शिष्यों को प्रशिक्षित करने का एक तरीका मानते थे और इसलिए वे उन युद्धों से घृणा करते थे जिनमें रसातल क्षेत्र के भीतर बहुत से लोगों की जान जाती थी। सौभाग्यवश आरव और उसका गिरोह अभी भी निचले स्तर पर थे और उन्हें अभी तक उनके हिरासत क्षेत्रों में नहीं भेजा गया था। अन्यथा वे भी जांच के दायरे में आ जाएंगे और उन पर इनाम भी रखा जा सकता है। मुझे बताओ अवनी, क्या कोई ऐसी जानकारी है जिसमें मुझे दिलचस्पी हो सकती है? समूह में दोबारा शामिल होते ही आरव ने पूछा। उन्हें पता चल गया था कि अकादमिक जगत में सूचना भी एक प्रकार की शक्ति होती है। तो आप पहले कौन सी बात सुनना चाहते हैं, अकादमी के अंदर की गपशप या बाहर की? अवनी ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए पूछा। वाह, अब हमें अकादमी के बाहर की जानकारी भी मिल गई है। ये तो कमाल है। हमेशा की तरह आरव के जवाब देने से पहले ही बीच में टोकते हुए आथ ने कहा। बहुत बढ़िया काम किया अवनी, बस मुझे बाद में कीमत बता देना। मैंने काफी धन जमा कर लिया है और आपके द्वारा दी जा रही सभी बहुमूल्य जानकारी के लिए भुगतान करने में मुझे खुशी होगी, आरव ने स्वीकार किया। अब जबकि हमारे पास बाहरी खबरों तक पहुंच है तो आपकी कवरेज कितनी व्यापक है? आरव ने पूछा। ये जानकारी इतनी व्यापक नहीं है। मेरे पास मुख्य रूप से शाही राजधानी के बारे में जानकारी है। इस तरह की जानकारी प्राप्त करना काफी मुश्किल है, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो एक रईस को जानता है और मैं उससे जानकारी प्राप्त करता हूं। आप निश्चिंत रहें, उनकी जानकारी विश्वसनीय है। हालांकि मैं अपना नेटवर्क बढ़ाने और अन्य शहरों से अधिक व्यापक जानकारी जुटाने का प्रयास जारी रखूंगी, अवनी ने बताया। और आरव ने शरारत भरे अंदाज में उसके सिर पर थपथपाया, जिससे वह बनावटी गुस्से में मुंह फुला बैठी। पहले अकादमी के अंदर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी देख लेते हैं, आरव ने अनुरोध किया। जैसे ही अवनी ने उसे एक छोटा सा स्क्रॉल दिया और जैसे ही उसने उसे धीरे से खोला, लेकिन पहला पैराग्राफ पढ़ते ही वह हंसी रोक नहीं पाया। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उस बेवकूफ को दूसरी दुनिया में प्रवेश करने का मौका मिल गया था। वह यह उपदेश देता फिरता है कि कुलीन जादूगरों को हमेशा शक्ति और हर चीज में नेतृत्व करना चाहिए, जबकि साथ ही साथ हमारे जैसे मध्यम स्तर के कुलों को ये याद दिलाता है कि वे उनसे नीचे हैं। लेकिन उस पाखंडी को अपने प्रशिक्षक को ये समझाने के लिए हमारी उपलब्धियों का सहारा लेना पड़ा कि उसे जाने दिया जाए और वह अपना नाम खुद बनाए। क्या मजाक है, आरव ने हंसते हुए कहा। मैं अकादमी के बारे में और कुछ नहीं पढ़ना चाहता। ये सब पवन जीरो की खबरों से कहीं ज्यादा उबाऊ है। यहाँ मुझे बस कुछ जादूगर रसातल में प्रवेश न कर पाने की शिकायत करते दिख रहे हैं।
मानो वह कोई बच्चों का खेल का मैदान हो। मुझे बस ये हैरानी होती है कि पवन के समूह में उनमें से कितने मारे जाएंगे, आरव ने टिप्पणी की। आरव इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या अनुभवहीन कुलीन लोग रसातल लोक के कठोर वातावरण में कभी जीवित रह पाएंगे। वह स्वयं वहां मौजूद था और निश्चित रूप से जानता था कि उनमें से अधिकांश के पास वास्तव में जीवित रहने के लिए आवश्यक क्षमता नहीं थी। लेकिन राजधानी राज्य के बारे में विवरण वाला कागज प्राप्त करते ही उसने उन विचारों को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया। जानकारी को स्क्रॉल करते समय उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसे उत्सुक कर दिया। ये राजधानी में हुए आखिरी ब्लड मून युद्ध के बारे में था। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगनियाक्स उन 3 जातियों में से एक थे जिन्होंने शाही राजधानी पर हमला किया था। इस बार उत्तरी राज्य की राजसी राजधानी को भारी क्षति हुई, जिसमें बुद्ध सम्राट की मृत्यु भी शामिल थी। लेकिन ये सबसे चौंकाने वाली बात नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार आंखों पर पट्टी बांधे हुए प्रतिभाशाली हेड्रियल ने ही मरकरी मोनार्क की हत्या की थी। novelfire.com पर रोमांचक अनुभव खोजें। आरव ने मरकरी मोनार्क की लड़ाइयां देखी थीं और वह अच्छी तरह जानता था कि वह कमजोर नहीं था। अपने अहंकार के बावजूद अगर उसे कभी भी यह शक होता कि वह किसी प्रतिद्वंदी को हरा नहीं सकता, तो वह अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करके बहुत पहले ही भाग निकला होता। लेकिन उसकी हत्या हेड्रियल ने की थी और आरव को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। अगर रिपोर्ट में प्राचीन काले ड्रैगन द्वारा उसकी हत्या का जिक्र होता, तो आरव बिना किसी संदेह के उस पर विश्वास कर लेता। अगर यह भी कहा जाता कि हेड्रियल ने हत्या में सहायता की थी, तब भी यह बात विश्वसनीय होती। हालांकि जानकारी में कहा गया है कि हेड्रियल ने अकेले ही मरकरी सम्राट को मार डाला और उस गति का उपयोग स्वयं सम्राट के पद पर आसीन होने के लिए किया, जिससे ड्रैगन कबीले की शक्ति में वृद्धि हुई क्योंकि उन्हें एक और उत्कृष्ट स्तर का योद्धा प्राप्त हुआ। इसी बीच मनुष्यों ने अपने एक साथी को खो दिया था और पिशाचों ने शाही राजधानी की रक्षा के लिए तैनात शाओलिन संप्रदाय के एक प्रमुख भिक्षु को घायल करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इन घटनाक्रमों ने आरव को आश्चर्यचकित कर दिया। वह राजधानी में हुए पिछले ब्लड मून युद्ध के दौरान मौजूद था और जानता था कि दूसरे आयाम ने वास्तव में कभी भी द्वारों पर पूर्ण पैमाने पर हमला नहीं किया था। उन्होंने पहले तो सिर्फ स्थिति का जायजा लिया था और फिर हार मान ली थी। हालांकि अब उनके हमले तेज हो गए थे। वे फाटकों को तोड़कर अंदर घुस गए और यहां तक कि एक सम्राट की जान भी ले ली। ऐसा लग रहा था मानो मानव जगत पर एक पूर्ण पैमाने का युद्ध मंडरा रहा हो, और रक्तचंद्र की लंबी अवधि ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। इस विस्तारित अवधि ने द्वितीय आयाम की जातियों के लिए लाभप्रद कार्य किया, जिससे उन्हें प्रारंभिक योजना से अधिक समय तक मानव क्षेत्र में रहने की अनुमति मिली। आरव को यह एहसास होता रहता था कि रसातल के सम्राटों का इस समय के बढ़ने में कुछ हाथ है, लेकिन एक साधारण निम्न श्रेणी के जादूगर के रूप में वह जानता था कि उसके पास इस क्षेत्र में घटनाओं के क्रम को बदलने या निर्देशित करने की कोई शक्ति नहीं है। ऐसा प्रतीत होता था कि केवल सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग जिनके पास राजशाही क्षेत्र की शक्ति थी, वे ही इस तरह के उच्च जोखिम वाले युद्धों में शामिल हो सकते थे, और फिर भी उनका जीवन सुरक्षित नहीं था। काफी सोच विचार के बाद आरव ने आह भरी और अपने गिरोह की ओर मुड़ गया, ये तय करते हुए कि फिलहाल इन विचारों को एक तरफ रख दिया जाए। यह अभी उसका खेल नहीं था, इसलिए वह अपने स्तर पर ही खेलना पसंद करेगा। इसे भूल जाओ, हम सब रसातल में जाएंगे और भी ऑर्क्स या प्लांट मॉन्स्टर्स को मार गिराएंगे। जो भी हमारे रास्ते में आएगा, हम उसे तब तक मारते रहेंगे जब तक कि हम खुद को और आगे बढ़ाने और अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति पत्थर इकट्ठा नहीं कर लेते। आरव ने उन्हें प्रोत्साहित किया। अरे, जाने से पहले चलिए सब मिलकर खाना खा लेते हैं। आप लोगों ने काफी समय से मेरे हाथ का खाना नहीं चखा है, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि बिना खाए कोई कहीं नहीं जाने वाला था। गिरोह के सभी सदस्य घबराकर मुस्कुराए और मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि उनकी मृत्यु अवनी के हाथ का खाना खाने से न हो। ठीक है अवनी, हम थोड़ी देर आराम करेंगे और रसातल में वापस जाने से पहले खाना खा लेंगे, आरव ने सूखी हंसी के साथ जवाब दिया, जिससे अवनी उछलकर अपने पास वापस गई और अपने द्वारा तैयार किया गया भोजन का बर्तन उठा लिया। अरे भाई, मुझे वो जहर का एंटीडोट दे दो, मुझे उसकी जरूरत पड़ने वाली है। आथा तेजी से नाइट के पास पहुंचा और उससे जहर के एंटीडोट से भरा एक थैला ले लिया। नाइट को अवनी के फूड पॉइजनिंग की आदत हो गई थी, और वही ये सुनिश्चित करता था कि वह अपने साथ कई एंटीडोट्स रखे ताकि खाना बनाते समय होने वाले दर्द को कम किया जा सके। उसने आरव समेत सभी से इन एंटीडोट्स के लिए पैसे लिए, जिसके चलते पावर स्टोन्स के अपने संग्रह का प्रदर्शन करने के बाद उसकी पिटाई हुई। मुझे ही हमेशा क्यों मार खानी पड़ती है?
नाइट ने जमीन से शिकायत की जब सब लोग उसे पीछे छोड़कर चले गए। स्पिरिट मील का सेवन किया गया जिसमें विषैले गुण पाए गए। जोड़ 5% विष प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हुई। जैसे ही आरव ने खाना खाया उसे अपने पेट में मरोड़ महसूस होने लगी। जब उसने ऊपर देखा तो उसे अवनी की रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दी। उसे जो असुविधा महसूस हो रही थी उसके बावजूद उसने हिम्मत जुटाकर एक और चम्मच निगल लिया और इस दौरान वह कराह उठा, यह मेरे द्वारा चखे गए सबसे बेहतरीन भोजनों में से एक है। मुझे नहीं लगता कि हम आपके इस उत्तम भोजन का स्वाद चखने के लायक भी हैं, जो अब आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। ये भोजन केवल राजपरिवारों को ही खाना चाहिए। आरव ने अवनी की इतनी उत्साहपूर्वक प्रशंसा की कि आथा को भी आश्चर्य हुआ कि क्या वे दोनों एक ही भोजन कर रहे थे। तुरंत सोच समझकर आथा ने चुपके से अपनी प्लेट आरव की प्लेट से बदल दी। वह अभी भी अपने चेहरे पर गंभीरता बनाए रखने और भोजन के स्वाद के बारे में झूठ बोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। अदला बदली के बाद आथा को एहसास हुआ कि आरव की प्लेट में ज्यादा मांस था और उसने मन ही मन सोचते हुए सिर हिलाया। ये छोटी महिला आरव का पक्ष ले रही है और उसे सबसे स्वादिष्ट और मांस से भरपूर टुकड़ा दे रही है। ये तो सरासर पक्षपात है। जैसे ही आथा ने आखिरकार एक चम्मच अपने मुंह में डाला उसके चेहरे के भाव असहजता में बदल गए। आथा, धिक्कार है, उसका अपना तो मेरे से भी बदतर है। आपकी अगली रचना novelfire.com पर आपका इंतजार कर रही है। आथा बड़बड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा, उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। खुद को रोक न पाने के कारण आरव ने आथा को नीचे गिरते ही लात मार दी। चूंकि आथा को तुम्हारा खाना इतना पसंद आ रहा है कि वह मेरी प्लेट भी चुरा लेता है, तो मुझे लगता है कि मुझे उसके लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए। वैसे भी मुझे ज्यादा भूख नहीं है। आरव ने झटपट अपना और आथा का हिस्सा एक ही प्लेट में मिलाते हुए कहा और फिर आथा के उसे पकड़ने से पहले ही भाग गया। अरे कमीने, वापस यहीं आओ और वो खाना खाओ जो मुझे नहीं चाहिए। आथा ने आरव की ओर हाथ बढ़ाया, जिसने पहले ही अपना दरवाजा जोर से बंद कर लिया था। आथा की कर्कश आवाज पहले से भी बदतर लग रही थी जब वह अवनी की ओर मुड़ा, यह महसूस करते हुए कि आरव के मेज से गायब हो जाने के बाद अब वह उसका मुख्य निशाना था। मुझे अभी मार डालो, यह एंटीडोट बेकार है। आथा शिकायत करता है। भाई, कोई रिफंड नहीं मिलेगा, धैर्य रखो। लगता है खाना बनाने की कला में सुधार हो गया है। अगली बार मुझे और भी असरदार दवा लानी पड़ेगी। योजक चिन्ह। 1 घंटे तक पेट में तेज दर्द और बार बार शौचालय जाने के बाद गिरोह आखिरकार रसातल में वापस जाने के लिए तैयार था। आरव ने अपने साथियों की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। वे सब मिलकर स्कूल के निश्चित परिसर की ओर दौड़ पड़े, जहां ऑक शहरों के लिए अंतरिक्ष मार्ग उनका इंतजार कर रहा था। द्वार पर तैनात 2 टियार जादूगर गॉर्डन कबीले के लोगों को इतनी जल्दी वापस आते देख अपना सदमा नहीं छिपा सके। हालांकि उन्होंने उनका रास्ता नहीं रोका, बल्कि उनके मास्टर के टोकन और उनके छात्र बैच की पुष्टि करने के बाद उन्हें प्रवेश की अनुमति दी। 8वें स्तर के दोनों द्वारपालों ने आरव और उसके गिरोह के बारे में कई कहानियां और अफवाहें सुनी थी कि उन्होंने रसातल में क्या किया है, इसलिए इस बार तो चिड़चिड़ा व्यक्ति भी चुप रहा। आरव के लिए यह एक छोटा सा सुधार था, क्योंकि पहले वह उनके प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैया रखता था और उनकी जीवित रहने की क्षमता पर संदेह करता था, यहाँ तक कि वह उन्हें अंदर जाने भी नहीं देना चाहता था। लेकिन अब तो उस चिड़चिड़े गार्ड ने भी आरव और उसके साथियों के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाया। योजक चिन्ह। अंतरिक्ष छलांग के बाद दूसरी खाई के परिचित वातावरण में फिर से प्रवेश करने से वे सभी उत्साह से भर गए। आथा ने गहरी सांस ली और फिर कहा, हम वापस आ गए हैं, बेबी। हाँ, उसने अपने हाथ हवा में ऊपर उठा दिए, क्योंकि वह चाहता था कि आसपास के सभी जादूगरों को उनके आगमन की सूचना मिल जाए। वहां से बाहर आ जाओ, बच्चे। दूसरे लोग भी अंतरिक्ष मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। काले कवच पहने और भाले से लैस एक गार्ड ने फटकार लगाई। हाँ, तुम लोग हमेशा एक ही बात कहते हो, तुम लोग बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो। आथा ने पलटवार करते हुए तेजी से गिरोह में शामिल हो गया, क्योंकि वे पहले से ही अपनी टुकड़ी के अन्य 4 सदस्यों के लिए विशेष हथियार हासिल करने के लिए वॉर गॉड आर्मरी की ओर चल रहे थे। अपनी नई संपत्ति के साथ आरव ने अपने कबीले के लोगों में निवेश करने में जरा भी संकोच नहीं किया, ये जानते हुए कि भविष्य में जब भी उसे उनकी जरूरत पड़ेगी, वे उसका साथ देने में सक्षम होंगे। केल्विन एक काले रंग का चांददाव हथियार हासिल करने में कामयाब रहा। वह हर सुबह आरव के साथ अभ्यास करता रहा है, जब भी आरव अपने ब्लड रीपर के दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा होता था, और वह आरव द्वारा किए जाने वाले कुछ बुनियादी ब्लेड तकनीकों का भी प्रदर्शन करता रहा है।
अब हथियारों के मामले में वह आरव के मार्ग का पूरी तरह से अनुकरण कर सकता था क्योंकि उसने भी चांगदाव को चुना था। वह आरव को अपना आदर्श मानता था और यही मुख्य कारण था कि वह उसकी नकल कर रहा था। और बाकी लोगों ने भी अपनी पसंद के अनुसार हथियार चुने। उदाहरण के लिए जुड़वा बच्चों ने दोहरी धार वाले हथियार चुने, जबकि तीसरे सदस्य ने कुल्हाड़ी का चयन किया। आरव अपने कबीले के किसी सदस्य को कुल्हाड़ी उठाते देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उनके कबीले के इतिहास में कभी भी किसी ने इस हथियार में महारत हासिल नहीं की थी या गोलेम पर विभिन्न प्रकार के हथियारों को आजमाने की जिज्ञासा के बावजूद इसका इस्तेमाल भी नहीं किया था। जिज्ञासावश आरव ने पूछा कि उसने कुल्हाड़ी क्यों चुनी, और उस सदस्य ने बताया कि वह आरव के टेम्पेस्ट बुचे गोलेम से प्रेरित था जो कुल्हाड़ी का भी इस्तेमाल करता था। जवाब से संतुष्ट होकर आरव ने उनके फैसलों पर सवाल उठाना बंद कर दिया और वे शहर के द्वार की ओर आगे बढ़ गए। योजक चिन्ह वॉक गॉड आर्मरी के अंदर काउंटर पर बैठा छोटा बूढ़ा आदमी अपने सामने रखे प्रकृति के कम शक्ति वाले पत्थरों के छोटे से बंडल को देखकर खुशी से हंस पड़ा। कितना बढ़िया निवेश है, आशा है आप मेरे लिए और भी अच्छी चीजें लाते रहेंगे। छोटे कद के बुजुर्ग ने संतुष्टि से अपने हाथ आपस में रगड़े। लेकिन गुरुजी, आपने अकादमी द्वारा निर्धारित लागत मूल्य से कहीं अधिक कीमत वसूल की है, सहायकों में से एक ने फुसफुसाते हुए उनके पास आकर कहा। उस छोटे कद के बुजुर्ग की मुस्कान गायब हो गई और एक ही झटके में उसने अपनी तलवार, जो अभी भी म्यान में थी, अपने हाथ में बुला ली। जैसे ही उसने उसे घुमाया, वह कनिष्ठ परिचारक के शरीर से जोर से टकराया और उसे युद्ध देवता के शस्त्रागार से बाहर गिरा दिया। देखो, ये कमीना मुझे मेरे ही निवेश से मिलने वाले ब्याज को छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें क्या पता, मैंने उन्हें एक नक्शा दिया है जिसकी कीमत अब मैं उनसे जो ले रहा हूं उससे कहीं अधिक है। तुम्हें क्या पता, मैं उनसे तब तक पैसे वसूलता रहूंगा जब तक उन्हें अधिकांश वस्तुओं की वास्तविक कीमत का एहसास नहीं हो जाता, बूढ़े व्यक्ति ने व्यंग्यपूर्वक कहा। और अगर वे ऐसा करते भी हैं, तो भी जब उन्हें खास तौर पर बने हथियार और कवच की जरूरत पड़ने लगेगी, तो मैं उन्हें धोखा दे दूंगा। पूरी अकादमी में मुझसे बेहतर लोहार या ढाल बनाने वाला कोई नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने नाक सिकोड़ी, उसकी निगाहें एक बार फिर शक्ति के पत्थरों पर पड़ी, जिससे वह खुशी से भर गया। आरव मेरे लिए बहुत अच्छा है, यह मेरे लिए बहुत बड़ा फायदा है। मैं कामना करता हूं कि आप भविष्य में और भी सफल हों। एक अन्य कनिष्ठ परिचारक के उसके पास आने पर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, महोदय, क्या आपको नहीं लगता कि एक ही डकैती काफी है? अगर वे किसी और शक्तिशाली संस्था से चोरी करते हैं तो इससे रसातल फिर से युद्ध क्षेत्र में बदल सकता है। परिचारक ने सुझाव दिया। बूम! कनिष्ठ परिचारक की बात अचानक ही अधूरी रह गई क्योंकि उसे भी म्यान में रखी तलवार से जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिससे वह युद्ध देवता के शस्त्रागार से बाहर उड़ गया। अगर यह युद्ध क्षेत्र बन जाए तो किसे परवाह है? मुझे लगता है कि आप सब यहाँ बहुत बेफिक्र होकर जी रहे हैं। दूसरी दुनिया की जातियों द्वारा मानव जगत में युद्ध छेड़ने से संतुष्ट हैं, लेकिन आप लोग उन्हें उनके ही क्षेत्र में युद्ध का बदला नहीं दे सकते। छोटे कद के बुजुर्ग ने ताना मारा। कमजोर लोग! उसने अपने सहायकों को कोसते हुए उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया और अपने नवीनतम लेन देन से हुए लाभ की गिनती में वापस लग गया। पहले कनिष्ठ परिचारक, जो अभी अभी उठने में कामयाब हुआ था, ने एक खामोश आवाज को खतरनाक गति से अपनी ओर आते हुए सुना। और जब उसने ऊपर देखा तो उसने दूसरे कनिष्ठ परिचारक के शरीर को अपनी ओर तेजी से गिरते हुए देखा। यह महसूस करते हुए कि वह इससे बच नहीं सकता, वह केवल खड़ा रह सका क्योंकि वे दोनों आपस में टकरा गए और जमीन पर गिर पड़े। धिक्कार है, क्या तुम मेरे ऊपर नहीं गिर सकते थे? पहले कर्मचारी ने बड़बड़ाते हुए कहा। अच्छा, ये बात हमारे मालिक को बताओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दूसरे सेवक ने जमीन पर थका हुआ लेटे हुए जवाब दिया। वह बूढ़ा आदमी दिन ब दिन और पागल होता जा रहा है, मुझे बताओ उसने तुम्हें भी क्यों उड़ा दिया? पहले परिचारक ने पूछा। लेकिन इससे पहले कि दूसरा व्यक्ति जवाब दे पाता, उसने देखा कि उसका वरिष्ठ व्यक्ति गर्दन से नीचे तक जमीन में धंसा हुआ प्रतीत हो रहा था, केवल उसका सिर ही दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, जमीन से एक रेत का सांप निकला और पहले परिचारक को तीखी निगाहों से घूरने लगा। तो मैं ही पागल हो रहा हूं, है ना? अच्छा, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि थोड़ा सा पागलपन क्या होता है। तुम्हें अगले 24 घंटे तक इसी हालत में रहना होगा, यही तुम्हारी सजा है। रेतीले सांप ने फुफकारा और फिर वापस रेत में विलीन हो गया। पहला सेवक इस बात से हैरान रह गया कि बूढ़ा आदमी इतनी दूर से उनकी बातचीत कैसे सुन पाया और उस पर हमला कैसे कर पाया।
उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उनका प्रबंधक किसी प्रकार का प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो भेस बदलकर रह रहा था। तो आरव, इस बार हम कहाँ जा रहे हैं? हम निश्चित रूप से औक या पौधों से भिड़ना नहीं चाहते। वैसे भी हम ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास फिर से वो सारे टीएचआर मैच कार्ड नहीं है, अवनी ने आरव से कहा। और इसीलिए हम उनके इलाकों से दूर रहेंगे। क्रेजी रूट अपनी हार से बहुत गुस्से में है और ऑकस के अंतरिम नेता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और चूंकि मुख्य सरदार की सेहत के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए उसे फायदा मिल रहा है, आरव ने समझाया। फिलहाल हमें पता है कि बाहरी सीमा में 5 क्षेत्र हैं और हमें उनमें से 2 में पहले ही स्वीकार नहीं किया गया है, दिव्य वृक्ष क्षेत्र और निकटवर्ती ओर्क क्षेत्र। रसातल की केवल 2 यात्राओं के लिए यह अपने आप में एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड है, अवनी ने आगे कहा। इससे हमारे सामने शेष 3 क्षेत्रों का रास्ता खुल जाता है। अवनी, उन क्षेत्रों पर किसका शासन है? आरव ने पूछा, जिसके बाद अवनी ने नक्शा निकाला और उसे नीचे रख दिया ताकि वे शेष 3 क्षेत्रों के अधिपति का पता लगा सकें। इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक अधिपति शासन करता है, जिसका प्रतिनिधित्व आमतौर पर उस विशेष क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जाति द्वारा किया जाता है। novelfire.com के साथ कहानियां खोजें। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वहां अन्य नस्लों के जीव नहीं पाए जा सकते। किसी जाति के कमजोर सदस्य अक्सर अपनी ही जाति के मजबूत सदस्यों की सुरक्षा में शरण लेते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक हो जाती है। जैसे जैसे ये कमजोर सदस्य उच्चतर स्तरों पर पहुंचते हैं, वे अधिपति के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बन जाते हैं, जिसे अब क्षेत्र के मामलों की व्यक्तिगत रूप से देखरेख करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन क्षेत्रों में से 2 और क्षेत्रों पर उच्च ओर्क ग्राम प्रमुखों का नियंत्रण है, जिसका अर्थ है कि उन क्षेत्रों में अनगिनत ओर्क गांव हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक दुश्मन और लड़ाइयां होती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, अंतिम क्षेत्र पर एक राक्षस राजा का शासन है और उस राजा की प्रजाति आज तक अज्ञात है, अवनी ने समझाया। हम इतना ही जानते हैं कि पशु राजा कोहरे और ज्वालाओं के तत्वों पर नियंत्रण रखता है और उसका क्षेत्र सभी प्रकार के शक्तिशाली जानवरों के लिए एक सभा स्थल के रूप में कार्य करता है, चाहे वे झुंड में हो या समूह में, अवनी ने आगे कहा। इसके अलावा उसका क्षेत्र 3 वृत्ताकार रेखाओं द्वारा विभाजित है। पहली रेखा निम्न श्रेणी के जानवरों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनका हम तब तक सामना कर सकते हैं जब तक हम उनमें से बहुतों की नज़र से बचते हैं, अवनी ने विस्तार से बताया। दूसरी पंक्ति में मध्यम स्तर के राक्षसी जीव शामिल हैं और केवल मध्यम श्रेणी के जादूगरों की टीमों को ही उनसे मुकाबला करने का प्रयास करना चाहिए, यह मानते हुए कि वे जीवित बचेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि इन जीवों में बुद्धि होती है और वे आपके सामान्य राक्षसी जानवरों से कहीं अधिक खतरनाक हैं। केवल कुछ ही आत्मविश्वास से भरी टीमें बीस्ट किंग क्षेत्र के इस हिस्से में प्रवेश करने का साहस करती हैं। तीसरा घेरा बीस्ट किंग से ठीक नीचे के जानवरों का प्रतिनिधित्व करता है, अवनी ने आगे कहा। इनमें से प्रत्येक प्राणी के पास एक उपाधि है और वे मानव भाषा बोल सकते हैं। वे कुछ हद तक अपने मानवरूपी रूप में भी रूपांतरित हो सकते हैं। वे उच्च स्तरीय पशु स्वामी हैं। और बीस्ट फॉरेस्ट के बिल्कुल केंद्र में, जहां अधिपति सबसे ऊंची चोटी पर विश्राम करता है, वहीं अधिपति सोता है, अवनी ने बीस्ट किंग क्षेत्र के बारे में अपनी व्याख्या समाप्त करते हुए समझाया। तो आपका क्या विचार है? अवनी ने आरव के विचार जानने के लिए उत्सुकता से पूछा। सबसे पहले इतनी सारी जानकारी जुटाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पहले ही पता चल चुका है कि हमें किस क्षेत्र की ओर जाना चाहिए, आरव ने जवाब दिया। सबसे पहले हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि अन्य 2 और क्षेत्र हमारी पिछली कार्रवाइयों से अनभिज्ञ हैं। वे संभवतः किसी भी संभावित हमले के प्रति अत्यधिक सतर्क और सावधान होंगे। दूसरा, हमारी क्षमताएं हमें केवल निम्न स्तरीय गांवों को ही धमकाने की अनुमति देती हैं। इन दोनों क्षेत्रों में उस क्षेत्र की तुलना में अधिक ओर्क है जहां हम अभी अभी फंसे थे और हमें एक बार फिर कई उपकप्तानों और ओर्क जादूगरों का सामना करना पड़ेगा, आरव ने विस्तार से बताया। अगर हमारा सामना ओर्क की किसी ताकतवर टुकड़ी से होता है तो ये स्पष्ट है कि हम शायद जिंदा नहीं बच पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हम अभी उस स्तर के खतरे के लिए तैयार हैं। हालांकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम अंततः उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां हम बिना किसी प्रतिरोध के उनके क्षेत्रों में धावा बोल सकेंगे, आरव ने अपनी टीम को आश्वासन दिया। फिलहाल हमारा मुख्य ध्यान बीस्ट किंग क्षेत्र पर होना चाहिए, क्योंकि यह न केवल अनुभव प्राप्त करने का एक प्रमुख शिकारगाह है, बल्कि यह एक ऐसी जगह भी है जहां हम मृत जानवरों के शव और राक्षसी जानवरों के शक्ति क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें नए आध्यात्मिक उपकरण प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।
आरव ने प्रस्ताव रखा, जिससे टीम के हर सदस्य की आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी जग गई। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो बीस्ट फॉरेस्ट चलते हैं। आर्थर ने उत्साह से चिल्लाते हुए अपने हाथ हवा में उठा दिए। पिछली बार प्राथमिक हथियार न होने के कारण आध्यात्मिक उपकरण प्राप्त करने का अवसर चूक जाने से उसने सबक सीख लिया था। दरअसल जब आरव ने उसे ऐसा हथियार ढूंढने की सलाह दी जो वास्तव में उसके लिए उपयुक्त हो, तो शुरू में उसने तलवार लेने पर विचार किया था। हालांकि और अधिक विचार करने पर उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में उन्हें तलवार की इच्छा नहीं थी। वह इस पर केवल इसलिए निर्भर था क्योंकि उसके द्वारा चुने गए अधिकांश धातु तत्व मंत्र उस प्रकार के हथियार के लिए उपयुक्त थे और वह वैसे भी धातु की तलवारों का उपयोग जारी रख सकता था। उसे इसे अपना मुख्य हथियार बनाने का कोई कारण नहीं दिखता था। सच तो यह है कि वह हमेशा से ही मुक्केबाजी को प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति रहा था। इसलिए जब तरुण ने उसे दोहरे सुनहरे दस्ताने भेंट किए तो उसने तुरंत इसे अपने आदर्श प्राथमिक हथियार के रूप में पहचान लिया। अब जब वह आरव को एक और आध्यात्मिक उपकरण प्राप्त करने के बारे में बात करते हुए सुन रहा था, तो वह अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि अगर मौका मिला तो वह इसे पाने वालों में सबसे पहले होगा। अविनाश, जो शायद ही कभी बोलता था, भी इस विषय में काफी दिलचस्पी लेता हुआ प्रतीत हुआ। नाइट को अपने निम्न स्तर के बावजूद नई उन्नत शक्तियां प्राप्त करते हुए देखकर उसे भी यह एहसास हो गया था कि आध्यात्मिक उपकरण कितने लाभकारी हो सकते हैं। हालांकि वह ऐसा चाहता था और आरव से एक चीज मांगना भी चाहता था, लेकिन वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो बिना मेहनत किए किसी चीज की बेशर्मी से मांग करे। ठीक उसी समय आर्थर उत्सुकता से आरव के पास पहुंच रहा था। किस क्षेत्र में जाना है, इस पर चर्चा करने के बाद गिरोह ने जल्दी से अपना सामान पैक कर लिया। जैसे ही वे दानव राजा क्षेत्र की ओर बढ़ने वाले थे, उन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनी और किसी को बेतहाशा हाथ हिलाते हुए देखा। इधर उधर देखने पर उन्हें जादूगरों के एक समूह का पीछा करते हुए ऑर्क्स दिखाई दिए। अंततः सबसे धीमे जादूगर को तब पकड़ा गया जब फेंकी गई एक युद्ध कुल्हाड़ी उसकी पीठ में जा लगी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। बिना किसी झिझक के ऑर्क्स ने उसे बांध दिया, जबकि बाकी लोग उन जादूगरों का पीछा करते रहे जो अभी भी दूर से मदद के लिए चिल्ला रहे थे। क्या वह पवन जीरो नहीं है? आर्थर ने मजाक में कहा, पीछे खड़े उस जादूगर को पहचानते हुए जो अपनी बर्फ की जादुई शक्ति से अधिकांश ऑर्क्स को रोके हुए था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि खाई में प्रवेश करने के कुछ ही घंटों बाद उनका पीछा किया जा रहा है। आरव, मुझे भीड़ में 3 पीक टियर 3 ऑर्क दिखाई दे रहे हैं और पीछे से आ रहा सब कैप्टन एक बहुत ही मजबूत टियर 4 ऑर्क लगता है। हालांकि अभी तक जादूगर का कोई निशान नहीं है। अवनी ने अपनी जादुई छड़ी को तुरंत उसके डंडे वाले रूप में बदलते हुए और उनकी शक्ति के स्तर का आकलन करने के लिए एक संवेदी पृथ्वी मंत्र का जाप करते हुए कहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वे मुसीबत में हैं। आरव ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। सभी कुलीन लोग खतरे के समय जागृत होकर उसका डटकर सामना करने में सक्षम नहीं होते। उनमें से अधिकांश तो कायर होते हैं, जिनका प्रभाव अंततः उन लोगों पर पड़ता है जो वास्तव में अस्तित्व के लिए लड़ना चाहते हैं। आरव ने देखा कि पवन द्वारा गठित नवगठित टीम संघर्ष कर रही थी और यहां तक कि पीछे हट रही थी। उनमें टीम वर्क और सौहार्द की कमी स्पष्ट थी। कुछ रईस धीरे धीरे पीछे हटते हुए और अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हुए ऑर्क्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अन्य केवल भाग रहे थे, अपनी जान बचाने को प्राथमिकता दे रहे थे। अब हम क्या करें, आरव? अविनाश ने अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत करते हुए पूछा। हमारे पास उनकी मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने पहले ही सहायता मांगी है और यह स्पष्ट है कि उन्हें रसातल की जातियों से निपटने का तरीका नहीं पता है, आरव ने जवाब दिया। मुझे आश्चर्य है कि वे इतने लंबे समय तक जीवित रहे। अगर पवन ने डटकर मुकाबला न किया होता तो शायद वे अब तक मारे जा चुके होते। इसके लिए वह सम्मान के पात्र हैं। उन्हें केवल इसलिए भुगतना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने गलत टीम बनाई थी। इनमें से ज्यादातर बेवकूफ जिन्हें वह अपने साथ लाया है, वे नौसिखिए हैं जिन्हें खून बहाना नहीं आता। आरव ने बुदबुदाते हुए कहा, उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। जैसे ही उसने टेम्पेस्ट बुचर, लेजियन, हाइव क्वीन और ओनी को बुलाया। चलो उन्हें दिखाते हैं कि वे कितने अयोग्य हैं, आरव ने घोषणा की। अपनी हड्डी की कटाना तलवार को म्यान से बाहर निकाला और दोनों हाथों से उसे मजबूती से पकड़ते हुए उनकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया। उसके दृढ़ संकल्प ने समूह के बाकी सदस्यों के भीतर एक जोश पैदा कर दिया, जिससे उन्हें एक सुसंगठित सेना की तरह उसके पीछे चलने की प्रेरणा मिली। आरव के समूह को अपनी सहायता के लिए आते देख केट ने राहत की सांस ली।
पवन ने बिल्कुल भी ठीक से योजना नहीं बनाई थी और बिना सोचे समझे सीधे रसातल में घुस गया था। जब केट ने ये जानते हुए कि वे पहली बार ओर्क रसातल में जा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक और साहसी समूह को किराए पर लेने का सुझाव दिया, तो पवन ने हठपूर्वक इनकार कर दिया। उसने दावा किया कि उसे रसातल में पहले से अनुभव है और उसका मानना था कि उसके नक्शों और दिशाओं के ज्ञान से वे किसी भी खतरे से पार पा सकते हैं। हालांकि उसने ये सब कहा, लेकिन उसके पीछे कुछ छिपे हुए इरादे थे। वह सिर्फ ये डींग मारना चाहता था कि जब आरव के पास एक अनुभवी टीम थी, तब उसने किसी अन्य अनुभवी टीम से मदद नहीं ली, उसे अपनी टीम पर भरोसा था। हालांकि असली खतरे का सामना करते ही पवन के समूह के अधिकांश तीसरे स्तर के जादूगरों ने अपना कायरतापूर्ण स्वभाव प्रकट कर दिया। ये स्पष्ट हो गया कि उनमें से कई अपने कुल के विशाल संसाधनों और साधना सामग्री की सहायता से ही तीसरे स्तर तक पहुंचे थे। उनकी नींव अभी भी अस्थिर थी, उनमें उचित युद्ध कौशल की महारत या अपने हमलों को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली मंत्रों का अभाव था। वे मात्र तीसरे स्तर के जादूगर थे जिनके पास अतिरिक्त माना शक्ति थी, लेकिन दिखाने के लिए कोई वास्तविक कौशल नहीं था। आरव और उसके कबीले के लोगों को आते देख पवन के समूह के कुछ कुलीन जादूगरों ने तुरंत उनके लिए रास्ता बना दिया और दौड़ते रहे। कायरता के इस प्रदर्शन से पवन निराश हो गया, जिससे उसे एक असफल नेता जैसा महसूस हुआ। लोगों को सबसे ज्यादा डर शेर जैसे विरोधियों से नहीं, बल्कि स्व जैसे साथियों से था जो संकट के समय में अपना बचाव करने में असमर्थ थे। ऐसा प्रतीत होता था कि इस समय उनके पास उपयोगी सदस्यों की तुलना में अधिक बेकार टीम सदस्य थे। आरव को उनके रवैये से जरा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए उस जगह का इस्तेमाल करना चाहता था। अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाते हुए उसने एक तीव्र तलवार ऊर्जा छोड़ी, जिसने सहजता से उसके रास्ते में आने वाले पहले ओर्क को नष्ट कर दिया। उसके समूह के बाकी सदस्यों ने भी तुरंत उसका अनुसरण किया और समन्वित तरीके से हमला किया। जैसे ही कोई ओर्क उनके पास आने की कोशिश करता, उसके हमले या तो पानी की ढाल या मिट्टी की दीवार से रोक दिए जाते या बंद कर दिए जाते। अवनी ने कुशलतापूर्वक अपने मंत्रों के बीच से रास्ता बनाते हुए समूह की रक्षा की और उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली हमले करने के लिए अवसर प्रदान किए। गॉर्डन समूह द्वारा प्रदर्शित समन्वय और एकता ने देखने वालों को चकित कर दिया, जिससे पवन को शर्मिंदगी महसूस हुई। आरव सबसे आगे रहा, अविनाश और आथा उसके ठीक पीछे थे। उसके गोलेम उनके किनारों की रक्षा कर रहे थे, जबकि केल्विन, जुड़वां भाई और उनके समूह का शेष सदस्य उनके पीछे की रक्षा करने में लगे थे और वे बीच में अवनी की सुरक्षा कर रहे थे। पृथ्वी पर किए गए उनके जादुई मंत्रों और कुशलतापूर्वक चलाए गए हथियारों के संयोजन ने जमीन को खून से रंग दिया, क्योंकि वे ओर्क्स की पंक्तियों को चीरते हुए आगे बढ़े। गॉर्डन कबीले के जादूगरों ने आखिरकार उस रक्तपिपासा का खुलासा किया जिसे वे ब्लड मून युद्धों में कई लड़ाइयों के माध्यम से विकसित कर रहे थे। उनकी निर्मम कार्यकुशलता ने देखने वालों को चौंका दिया, और यहाँ तक कि पवन को भी आश्चर्य हुआ कि क्या वे वास्तव में केवल दूसरे स्तर के जादूगर थे। यह उनकी वह शक्ति थी जो अनगिनत लोगों की जान लेने, विशेष रूप से ब्लड मून युद्ध के दौरान गोब्लिनों की जान लेने के माध्यम से निर्मित हुई थी। बहुत चिंतन के बाद आरव ने उनकी रक्तपिपासा की विशेषताओं का उपयोग करने का एक तरीका खोज लिया था। अपनी व्यक्तिगत रक्तपिपासा शक्तियों को एक संयोजन में मिलाकर वे समूह में सभी को सशक्त बनाने में सक्षम थे। इस संरचना के बिना केल्विन जैसे जादूगरों को तीसरे स्तर के जादूगर के खिलाफ अकेले संघर्ष करना पड़ेगा और शायद उनकी मृत्यु भी हो सकती है। हालांकि इस गठन के साथ वे बहुत अधिक मजबूत हो गए और अपने विभिन्न हमलों से टकराव की स्थिति में चौथे स्तर के योद्धा को भी हराने में सक्षम हो गए। उन्हें लाओ अंततः और पनडुब्बी के कप्तान ने खुद को प्रकट किया, यह महसूस करते हुए कि उसके योद्धाओं से तेजी से निपटा जा रहा है। उसने अनिच्छा से अपने सबसे भरोसेमंद जनरलों, 3 पीक टियर 3 ओर्क्स को आरव और उसके समूह से बनी टियर 2 जादूगरों की परेशानी पैदा करने वाली टुकड़ी का सामना करने के लिए भेजा। अपने हथियारों को तैयार रखते हुए ओर्क्स ने गॉर्डन कबीले के लोगों द्वारा बनाई गई सैन्य संरचना की ओर धावा बोल दिया। फैल जाओ दूसरी टुकड़ी, आरव ने उन्हें देखते ही आदेश दिया। वह पीछे हट गया, जिससे अविनाश और आथा दोनों को आगे उसकी जगह लेने का मौका मिल गया, जबकि बाकी समूह उसी के अनुसार तितर बितर हो गया। जैसे ही तीनों ओर्क आथा और अविनाश के करीब पहुंचे, उन्हें तुरंत एक अप्रत्याशित घटना का सामना करना पड़ा। जब आथा और अविनाश ने मिलकर जादू किया, लेस देन निम्न स्तरीय मंत्र रेत का तूफान ग्रेटर दैन, लेस देन निम्न स्तरीय मंत्र धातु की तलवारों का नृत्य ग्रेटर दैन, उन्होंने एक ऐसा रेतीला तूफान खड़ा कर दिया जिससे ओर्क्स की दृष्टि बाधित हो गई और धातु की तलवारों की बौछार होने लगी। अपनी तीव्र इंद्रियों पर भरोसा करते हुए
ओर्क्स ने आने वाली तलवारों को मोड़ने में कामयाबी हासिल की, भले ही उनकी दृष्टि रेत के तूफान से बाधित थी, क्योंकि उन्हें रेत के तूफान से मुक्त होने का पूरा भरोसा था। novelfire.com पर नवीनतम अध्याय पढ़ें। हालांकि रेत के तूफान से बाहर निकलने के बाद उन्हें संदेह होने लगा कि क्या उनका भाग निकलना किसी पूर्व नियोजित रणनीति का हिस्सा था। जैसे ही गॉर्डन कबीले के जादूगरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, उन्होंने रक्तपिपासा का एक पिंजरा बना लिया जिसमें ओर्क्स बीच में फंस गए। आरव और उसके साथी अब केवल ऑकस द्वारा किसी भी अनावश्यक हरकत करने का इंतजार कर रहे थे। जबकि लेगियन और अन्य गोलेम पहरा दे रहे थे और उनके पास आने की कोशिश करने वाले किसी भी ओर्क को खत्म कर रहे थे, वहीं अवनी, जिसने रक्तपिंडता पिंजरे की संरचना में भाग नहीं लिया था, कुशलतापूर्वक उन लोगों को निशाना बना रही थी जो गोलेम की पंक्तियों को तोड़ने में कामयाब रहे थे। आरव ने रक्त का उपयोग करके हत्या करने की अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए इस संरचना को तैयार किया था और इसका क्रियान्वयन अब तक सफल साबित हुआ है। उन सब को मार दो। आरव ने पूरे विश्वास के साथ घोषणा की कि उसने ओर्क्स को ठीक उसी जगह फंसा लिया है जहां वह उन्हें फंसाना चाहता था। आथ ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और आगे बढ़कर सीधे एक ओर्क के चेहरे पर मुक्का मारा। हालांकि ओर्क आथ को आसानी से हमला करने देने वाला नहीं था। वह तेजी से विपरीत दिशा में हट गया, जिससे आथ को अपना मुक्का वापस लेना पड़ा। तरोन का मुक्का वास्तव में एक चाल थी जिसे ओर्क को वांछित दिशा में ले जाने के लिए रचा गया था। ओर्क ने आथ के चेहरे पर मुस्कुराती हुई मुस्कान देखी और खतरे को भांप लिया। जैसे ही ओर्क ने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि अविनाश उस दिशा से उसकी ओर दौड़ रहा है जहां से वह अब तक बच निकला था। अपनी ही हरकत से अचंभित होकर ओर्क के लिए दिशा बदलना मुश्किल हो गया। अविश्वसनीय गति से अविनाश ने अपनी कृपाण घुमाए, रक्तपिपासा की उसकी लाल आभा गठन द्वारा और भी मजबूत हो गई, जिससे वह तेजी से चमक उठी, क्योंकि उसका लक्ष्य ओर्क को कमर से छाती तक चीरना था। इसके जवाब में ओर्क ने अपनी कुल्हाड़ी की दिशा को अपरंपरागत तरीके से बदल दिया और इसका उपयोग कृपाण के प्रहार से सफलतापूर्वक बचाव करने के लिए किया। इस ध्यान भटकाने से बाकी दो ओर्क्स को, जो क्षण भर के लिए अचेत हो गए थे, फिर से संगठित होने और अपने साथी की सहायता के लिए आने का मौका मिल गया। आथा, उसकी पीठ की रक्षा करो, आरव ने आदेश देते हुए युद्ध को हर कोण से देखा और लगातार स्थिति का मूल्यांकन किया। आथा ने अविनाश पर हमला करने की कोशिश कर रहे दो ओर्क्स को कुशलतापूर्वक रोक दिया, जिससे उसकी प्रभावशाली गति और फुर्ती का प्रदर्शन हुआ। रास्ते से अलग हटें, पहले ओर्क ने आथा पर अपनी विशाल तलवार से वार करते हुए कहा। आथा फुर्ती से एक तरफ हट गया और तलवार की शक्तिशाली ऊर्जा से बाल बाल बच गया, जो उसके लक्ष्य की ओर बढ़ते ही उत्पन्न हुई थी। इससे पहले कि आथा उस ओर्क पर प्रहार कर पाता जिसने पहले उस पर हमला किया था, एक विशाल हरा पैर तेजी से उसके चेहरे की ओर बढ़ा। सौभाग्यवश आरव ने हस्तक्षेप किया और एक विशाल मिट्टी की गोली दागी, जिससे पैर संपर्क में आने से पहले ही धीमा हो गया। टकराना। हालांकि आरव की गोली ने क्षण भर के लिए ओर्क की गति को रोक दिया था, जिससे आथ को अपना बचाव करने का मौका मिला, फिर भी वह हमले का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही वह पीछे की ओर उड़ता हुआ दूसरे किनारे पर फॉर्मेशन बनाए हुए केल्विन से टकराने ही वाला था, तभी आरव तेजी से प्रकट हुआ और आथा को रोकने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। आरव के समर्थन से आथा रुकने और अपनी ताकत जुटाने में कामयाब रहा और फिर उसी गति का उपयोग करते हुए वापस लड़ाई में कूद पड़ा। फिर से सुस्ती मत दिखाओ, हमला करने की स्थिति में आ जाओ और खुद को आसान निशाना मत बनाओ, भगवान के लिए। मुझे यह मत बताओ कि तुम सिर्फ बकवास करने में ही अच्छे हो। आरव ने आथा को ताना मारा जब वह सामने से आ रहे ओर्क का सामना कर रहा था। ओर्क ने पहले अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए आगे की ओर छलांग लगाए, फिर हवा में उछलकर एक कलाबाजी का प्रदर्शन किया। जैसे ही ओर्क ने अपना दाहिना पैर अत्यधिक बल से नीचे पटका, उसके पैरों से निकलने वाली ऊर्जा ने आथा को चेतावनी दी कि उसे कम न समझे। तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए आथा ने अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अपने दस्ताने को पत्थर की मुट्ठी से ढक लिया। टकराना। आथा ने अपने बाएं हाथ से हथौड़े के शक्तिशाली प्रहार को झेलने में कामयाबी हासिल की, जो अधिकतम सुरक्षा के लिए उसके कंधों तक फैली एक पत्थर की मुट्ठी से ढका हुआ था। अब मैंने तुम्हें वहीं पा लिया है जहां मैं चाहता था, आथा ने बढ़ते आत्मविश्वास के साथ घोषणा की। लेस देन निम्न स्तरीय मंत्र धातु की कीले ग्रेटर देन निम्न स्तरीय कौशल जोरदार अपर कट लेस देन। अपना पहला जादू करते ही आथ के दाहिने दस्ताने का रूप बदल गया, जिससे उंगलियों के जोड़ों के बीच 4 धातु के नुकीले हिस्से दिखाई दिए और उसने अपने युद्ध कौशल से मंत्र को और मजबूत किया, जिससे आथ की चीख का रंग लाल हो गया,
जो इसे उसकी सामान्य क्रिया से कहीं अधिक घातक बना दिया। युद्ध के बीच में आर्थ के पास इस बात पर विचार करने का समय नहीं था कि रक्तपिपासा संरचना से उसके मंत्रों की आक्रमण शक्ति में वृद्धि क्यों प्रतीत होती है। एक तेज मुक्के के साथ उसने खुद को जमीन से ऊपर उछाला और ओर्क के जबड़ों पर प्रहार किया, जिससे छेदों से खून बहने लगा। एक पल भी बर्बाद किए बिना आर्थ ने जबरदस्ती ओर्क को नीचे घसीटा और उसे जमीन पर पटक दिया। ओर्क के जबड़ों से अपना हाथ हटाने के बाद उसने धातु के नुकीले हिस्सों को उसकी छाती में घुसा दिया, जिससे उसे घातक चोट लगी। वह तुरंत अविनाश की सहायता के लिए आगे बढ़ा, जो अब अपने दोनों हथियारों से बचे हुए ओर्क से अपना बचाव कर रहा था। हालांकि अविनाश एक नाजुक स्थिति में प्रतीत हो रहा था, वास्तव में वह ऑर्क्स को नाइट की तरफ ले जा रहा था। जैसे ही वे पास पहुंचे, दो छोटे खंजर सीधे उनकी ओर फेंके गए, जिससे ओर्क्स को क्षण भर के लिए रुककर उन प्रक्षेपियों को रोकना पड़ा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए नाइट ने फॉर्मेशन में अपनी जगह छोड़ दी और आरव, जो उसका करीब से पीछा कर रहा था, ने फॉर्मेशन में उसकी जगह लेकर उसकी कमी पूरी करने में मदद की। अंधेरे में नाइट एक कुल्हाड़ी लिए हुए ऑर्क के पीछे फिर से प्रकट हुआ। उसने हाथ के इशारे से हवा में उड़ रहे खंजरों की दिशा बदल दी और उन्हें वापस अपने हाथ में ले लिया। नाइट ने तेजी से खंजर को ओर्क की गर्दन में गाड़ दिया और उसे अपने साथ वापस अंधेरे में खींच लिया। आखिरी बचे ओर्क ने अपने साथी को घसीटते हुए देखा और उसे बचाने की व्यर्थ कोशिश में हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे अपनी गर्दन के आसपास तेज दर्द महसूस हुआ। जैसे ही ओर्क का सिर गिरने लगा, उसे अविनाश का चेहरा दिखाई दिया। उसे इस बात का पता नहीं था कि जब वह लड़ाई से मुंह मोड़कर दूसरी तरफ मुड़ा था, तब अविनाश ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। उसकी भी अनैच्छिक मृत्यु हुई। ओर्क को मारने के बाद नाइट तीसरे ओर्क के शव के साथ अंधेरे से बाहर निकला, जो खंजर के वार से बुरी तरह घायल था। किसी भी दल के सदस्य ने यह जानने की हिम्मत नहीं की कि नाइट ने गिरे हुए ओर्क पर कितनी यातनाएं दी थीं। अंधेरे में वह अजेय था और उसके विरोधियों के लिए बचने का एकमात्र तरीका ये था कि वे उसकी छाया शक्ति समाप्त होने तक बचाव करें, अन्यथा वे केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकते थे। आरव द्वारा उपहार में दिए गए आध्यात्मिक उपकरण को प्राप्त करने के बाद नाइट ने इस विशेष मंत्र का अभ्यास और अध्ययन किया था। स्पिरिट उपकरण ने न केवल उसकी आत्मीयता में काफी सुधार किया, बल्कि छाया आधारित मंत्रों को समझने और उनमें महारत हासिल करने में भी उसकी सहायता की। जैसे जैसे मैं उसकी प्रगति देखता जा रहा हूं, वैसे वैसे मुझे अपने स्वयं के आध्यात्मिक साजो सामान की प्रामाणिकता पर संदेह होने लगा है, आरव ने अपने आप से बुदबुदाया, क्योंकि अब उनका सामना ओर्क सरदार से हो रहा था, जो अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को मारने के कारण घृणा से भरी आंखों से उन्हें देख रहा था। वह अपने भेड़िए पर सवार होकर अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को कसकर पकड़े बैठा था। अपने दाहिने हाथ से उसने अपने चेहरे पर खून जैसा दिखने वाला पदार्थ मल लिया और आरव की सेना पर हमला करने की तैयारी करने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी बीच जब आरव और अन्य जादूगर 3 पीक टियर 3 ओर्क्स के खिलाफ लड़ रहे थे, तब अवनी की सहायता से आरव के गोलेम अपनी उपयोगिता साबित कर रहे थे। उनके असाधारण प्रदर्शन ने पाले को ये दिखाया कि एक समन्वित समूह की वास्तविक शक्ति क्या होती है। लेगियन ने अपने जेट बूस्टर का उपयोग करते हुए भाला आगे की ओर करके तेजी से आगे बढ़ते हुए ओर्क्स की ओर कूच किया और इस प्रक्रिया में सहजता से उनमें से 3 को मार गिराया। फिर उसने उनके शवों को ऑर्क के एक अन्य समूह के बीच फेंक दिया जो उसकी ओर बढ़ रहा था। लेगियन आश्चर्यजनक गति से लेवल बढ़ा रहा था और टियर 3 गोलेम बनने की कगार पर था। उसके सामने मौजूद गोलेमों से उसे कोई खतरा नहीं था। उसने अपना बायां हाथ दूसरी दिशा में घुमाया और एक ऊर्जा किरण छोड़ी जो 2 अन्य ओर्क्स की छाती को भेद गई। novelfire.com पर छिपी हुई कहानियां खोजें। एक और ओर्क लगभग पीछे से उस तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, लेकिन लेगियन अविचलित रहा। उसने अपना भाला विपरीत दिशा में घुमाया और उसे चुपके से आ रहे ओर्क के गले में घुसा दिया। पीछे मुड़कर देखे बिना ही लेगियन ने ओर्क के बीचों बीच पूरी तरह से संलग्न होकर उस ओर्क को मार गिराया। हालांकि वह इतनी बेकाबू क्रूरता से लड़ता था कि अगर उसकी भाला चलाने की तकनीक में मौजूद सुंदरता को ध्यान में न रखा जाए तो कोई उसे टाइटन समझ सकता था। क्या उस गोलेम की पीठ में भी आंखें हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये कह रहा हूं, लेकिन वह गोलेम भी ऑर्क्स को खत्म करने में मुझसे कहीं ज्यादा कुशल है। पवन ने केट से कहा। वे काफी दूरी तक पीछे हटने में कामयाब रहे ताकि वे सांस ले सकें और युद्ध में फिर से शामिल होने और आरव और उसके समूह की सहायता करने की योजना बना रहे थे। जब आरव के समूह ने ओर्क्स को रोक रखा था, तब कई जादूगर पहले ही भाग चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो खुद को साबित करने के लिए दृढ़ थे और वे वहीं रुक गए थे और उन्होंने उस घटना को देखा जिसे केवल नरसंहार के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
अब तो वे ये भी सोचने लगे थे कि क्या उन्हें ओर्क्स को रोकने में मदद करने की कोई आवश्यकता भी है, क्योंकि गोलेम उन्हें आसानी से मार गिरा रहे थे।